मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सहर जी को कल शाम ही घर वापस ले आए थे, पर डॉक्टर से स्ट्रिक्टली उनका ध्यान रखने को कहा था। फिलहाल इस वक्त दिन के बाद सभी सहर जी के कमरे में ही मौजूद थे, सिवाय हमारे अदनान के। वो तो घर वालों से जरा दूर ही रहता था। बच्चा पार्टी यानी कि अजान, रियान, मदीहा, सोफिया और उम्मीद पांचों मिलकर सहर जी को अपनी उल्टी सीधी बातों से एंटरटेन कर रहे थे। कुल मिलाकर माहौल अच्छा था। वो सब बातें कर ही रहे थे कि अदनान वहां आता है। मदीहा जो किसी बात पर हंस रही थी, अदनान को देखकर एकदम चुप होकर अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाती है। वही अदनान एक नजर उसे देखकर बिना किसी पर ज्यादा ध्यान दिए सहर जी के पास जाकर वही रखे सोफे पर बैठकर अपनी गहरी आवाज में पूछता है, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? सहर जी, पहले से बेहतर, पर तुम चाहो तो और बेहतर फील कर सकता हूँ मैं। उनकी बात पर अदनान कुछ नहीं कहता। वही सहर जी जमाल जी को कुछ इशारा करते हैं तो जमाल जी पूरी बच्चा पार्टी को वहां से जाने का इशारा कर देते हैं और सबकी सब वहां से निकल भी लेते हैं, सिवाय अजहन के। अब भाई की से पड़ी थी डांट सुनने की। इधर उनके जाने के बाद सहर जी जरा सीरियस अंदाज में कहते हैं, अदनान तुम जानते हो ना हमें क्या चाहिए? अदनान नासमझ बनते हुए, जी नहीं अब्बू, में समझा नहीं आपकी बात का मतलब। सहर जी हल्का मुस्कुराते हुए, तुम तो सामने वाले के मन की बात भी समझ जाओ तो जबान की बात ना समझो, ये तो मुमकिन नहीं, इसलिए बातों को घुमाना बंद करो, इतना तो जानता हूँ मैं तुम्हें। अदनान, जब आप जानते हैं कि मैं सब समझकर भी अनजान बन रहा हूँ तो फिर क्यों कोशिश कर रहे हैं? सहर जी, कभी हमें भी तो समझो। अदनान, हमारे बेटे हो तुम, तुम्हें ऐसे अकेले देखकर हम पर क्या बीतती है? ना घर वालों को कुछ जाहिर करते हो, ना ही किसी और को। डॉक्टर ने हमें स्ट्रेस के लिए मना किया है, पर तुम्हें ऐसे देखकर हम पल पल मरते हैं। ना हमसे बात करते हो, ना अपने अंदर का दुख दर्द बांटते हो, तुम बताओ क्या करें हम? अदनान बेहद बेफिक्री से कहता है, मैंने नहीं कहा आपसे मेरी फिक्र करने के लिए, आप में से किसी को भी मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। सहर जी तल्खी से मुस्कुराते हुए, औलाद के लिए ये कहना बहुत आसान होता है बेटा, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझ आएगा। उनकी बात सुनकर भी अदनान कुछ नहीं कहता तो सहर जी उसे एक नजर कुछ देर देखकर एकदम से कहते हैं, शादी कर लो अदनान। उनकी बात सुनकर सब आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर अदनान कुछ नहीं कहता। वो बहुत शांत था, जैसे उसे अंदाजा हो कि यही होने वाला है। उसे कुछ न कहता देख शिफा जी बेहद प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, अदनान बेटा, तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं, हमारे भी कुछ फर्ज है और उनमें से एक तुम्हारी शादी है बेटा, कुछ वक्त में तुम 29 के हो जाओगे, समझो। जमाल जी, हाँ बेटा, देखो अगर तुम शादी कर लोगे तो सहर जी भी तुम्हारी तरह से फारिग फ्री हो जाएंगे और तुम्हें भी कोई मिल जाएगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। रुखसार जी, हाँ बेटा, जमाल ठीक कह रहा है, अब मेरी भी तो उम्र हो रही है, मेरे भी कुछ अरमान है, मैं मरने से पहले कम से कम तेरी दुल्हन को देखना चाहती हूँ ना। नाजिया जी भी कहा पीछे रहने वाली थी, वो भी उसे समझाने के हवाले से कहती है, बेटा मान जाओ, देखो कितना कुछ संभल जाएगा तुम्हारी शादी से, भाई साहब भाभी उनकी कितनी बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी, वरना तो वो हमेशा तुम्हारे लिए परेशान होते रहेंगे और यकीनन तुम ये तो नहीं चाहते होंगे। सभी उसे कुछ ना कुछ कह रहे थे, पर इस बीच वो एकदम खामोश था और उसकी यही खामोशी सबको डरा रही थी। अदनान का बिहेवियर बहुत अनएक्सपेक्टेड था, वो कब क्या कर दे कौन जाने। उसके गुस्से से कहीं ज्यादा डर तो उसकी खामोशी से लगता था, क्योंकि जब भी वो लंबे वक्त तक खामोश रहता तो कोई ना कोई तूफान जरूर आता। वही सहर जी को उसकी खामोशी से डर भी लग रहा था और चिढ़ भी हो रही थी, पर वो तो जैसे आज ठान कर बैठे थे कि उसकी हाँ सुनकर रहेंगे, इसलिए वो जरा नाराजगी से कहते हैं, रहने दीजिए इसे, कहा अपने अम्मी अब्बू की फिक्र है और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक और हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे स्ट्रेस से, और अभी तो वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गया, अगली बार कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा। उनकी बात सुनकर जमाल जी जरा नाराजगी से कहते हैं, अरे भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? सहर जी, अरे जमाल, जब अपनी औलाद को फिक्र ना हो तो बाप का मरना ही ठीक है। वो ये सब इमोशनल ड्रामा कर तो रहे थे, पर अंदर ही अंदर उन्हें डर भी लग रहा था। अदनान एक सन की खोपड़ी था, कब उसका माथा ठनक जाए कोई नहीं कह सकता था और उनका खेल उन्हीं पर भारी पड़ जाता। सहर जी अभी अपनी बात कह ही रहे थे कि अदनान उनकी बात काटकर एकदम से कहता है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसके ये कहते ही कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है, किसी को यह एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ये कहेगा। सबको लग रहा था हर बार की तरह इस बार भी सब उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और वो सबको इग्नोर कर चला जाएगा। पिछले 4-5 साल से यही हो रहा था, पर इस बार तो उनके कुछ और ही कहा। उसकी बात पर भरोसा किसी को नहीं हो रहा था, इसलिए शिफा जी फिर पूछती है, बेटा तुमने कुछ कहा, हमने शायद कुछ गलत सुना। उनके कहने पर अदनान दोबारा कहता है, मैंने वही कहा जो आप सब सुनना चाहते थे, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। उसकी मंजूरी सुनकर सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अदनान मानेगा, पर आज आखिरकार वो मान ही गया। वो लोग अभी ठीक से खुश ही नहीं हो पाए थे कि उनके कान में एक बार फिर अदनान की आवाज आई, जो कह रहा था, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। उसकी यह बात सुनकर सबके चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब यह इंसान कौन सी शर्त रखेगा। सहर जी, कैसी शर्त? उनकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुराता है और सीधा जमाल जी की तरफ देखता है। इधर बाहर हॉल में सोफे पर सोफिया, मदीहा, उम्मीद और रियान बैठे एकटक सहर जी के दरवाजे को ही देख रहे थे।
सोफिया क्यूरियोसिटी से, यार ऐसी अंदर कौन सी बात चल रही हो कि जो हमें बाहर निकाल दिया। उम्मीद और क्या सब फिर से अदनान भाई को मनाने की कोशिश कर रहे होंगे और वो हर बार की तरह फिर से मना कर देंगे। रियान भाई भी ना पता नहीं क्यों मसला है उन्हें शादी से अभी तक वह जितनी लड़कियों के दिल तोड़ चुके हैं ना कम से कम एक सेंचुरी तो पूरी हो ही गई होगी। हर बार ऐसे लड़कियां रिजेक्ट करते हैं कि पूछो मत, पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है लड़कियों से। मदीहा पर जो भी कहो मुझे ना तरस आता है उस लड़की पर जिसकी शादी आपके भाई से होगी। सोफिया क्यों? मदीहा क्यों? क्या देखना बेचारी चलती फिरती कठपुतली बन जाएगी। वैसे भी आपके भाई की तो आदत है सबको अपनी उंगलियों के इशारों पर नाचने की। देखना तू अपनी वाइफ को भी बहुत डोमिनेंट करेंगे। बेचारी पूरी जिंदगी एक टॉर्चर वाली लाइफ जिएगी। मुझे तो बहुत हमदर्दी है उससे। वो ये सब कहने में इतना खो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सोफिया और रियान मसलसल उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे और उनके चेहरे का रंग इस वक्त उड़ा हुआ था। उन्हें ऐसे इशारा करता देख मदीहा चिढ़कर कहती है, अरे क्या हो गया है, कोई भूत भूत आ गया है क्या? इतना कहकर वह पीछे पलटी ही थी कि उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया क्योंकि पीछे अदनान खड़ा था जो अजीब तरह से उसे ही घूर रहा था। उसे देखकर मदीहा एकदम हड़बड़ाते हुए कहती है, आप कब आए? अदनान बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए एक पल तो उसे घूरता है, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है बहुत शौक है तुम्हें मुझे लेकर असम्पशन लगाने को। देखे तुम्हारे यह अंदाज से किस हद तक सही जाता है। इतना कहकर वो अपना हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से उसका गाल बड़ी अजीब तरह से सहलाता है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। मदीहा को तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या और अपने आप ही उसके हाथ उसकी गाल को वही टच करते हैं जहां थोड़ी देर पहले अदनान टच करके गया था। अदनान के जाते ही सोफिया एक गहरी सांस लेकर मदीहा से कहती है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, कितनी देर से इशारे कर रहे थे उनकी। चुप हो जाओ भाई, तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं, पर तुम हो कि चुप रहे होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोफिया की बात सुनकर मदीहा होश में आकर पूछती है, पर यह कब आए? सोफिया, तभी जब तुमने उनकी तारीफें करना शुरू की थी। उसकी बात सुनकर मदीहा समझ जाती है कि अदनान ने सब सुन लिया, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने गुस्सा क्यों नहीं किया और वो इस तरह अजीब तरीके से मुस्कुरा कर क्यों गया। क्या मतलब था उस मुस्कुराहट का? वो यही सब सोच रही थी कि तब तक नाजिया जी और शिफा जी भी वहां आ गई थी। उनके चेहरे पर घबराहट, परेशानी और टेंशन साफ देखी जा सकती थी इस वक्त। उन्हें आता देख सोफिया क्यूरियोसिटी से पूछती है, क्या हुआ अम्मी? भाई ने क्या कहा, माने वो इस बार? उसकी बात सुनकर शिफा जी या नाजिया जी कुछ कह पाती उससे पहले ही उम्मीद कहती है, अरे मुझे पता है इस बार भी मना किया होगा उन्होंने, है ना? उसकी बात सुनकर शिफा जी और नाजिया जी थोड़ी देर कुछ नहीं कहती, फिर एक गहरी सांस लेकर शिफा जी कहती है, मान गया है वो शादी के लिए। उनकी बात सुनकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी मदीहा हैरानी से शिफा जी के हाथ पकड़कर पूछती है, आप सच कह रही हैं, मान गए हो? उसकी बात सुनकर शिफा जी हाँ में सिर हिलाती है तो मदीहा खुशी से उछलते हुए कहती है, वह अब हमारे घर में भी शादी होगी, कितना मजा आएगा। मैं तो बहुत सारे सुंदर सुंदर जोड़े लूंगी और अम्मी बाल भी कल कराऊंगी। आप हर दफा मना कर देती है, अब तो घर की शादी है। वो ऐसे खुश हो रही थी, दरअसल उसे बड़ा शौक था शादी और फंक्शन का, और यहाँ तो घर की शादी थी। इस बीच उसने ध्यान नहीं दिया कि शिफा जी और नाजिया जी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, बल्कि वो काफी परेशान लग रही थी। नाजिया जी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि शिफा जी उन्हें इशारे से मना कर सोफिया से कहती है, जाओ अब सो जाओ, बहुत रात हो रही है। सोफिया ने अपनी अम्मी की परेशानी भाप ली थी पर कुछ कहा नहीं और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के नाजिया जी शिफा जी से कहती है, आपने बताने क्यों नहीं दिया उसे अदनान की शर्त के बारे में? शिफा जी, अभी बताते तो सारी रात सो भी नहीं पाती ना वो, ना हम कल बात करते हैं। अब तुम भी जाओ, आराम करो, कल देखते हैं क्या करना है। उनकी बात सुनकर नाजिया जी अपने कमरे में चली जाती है और शिफा जी भी अपने कमरे में चली जाती है। इधर अदनान अपने स्टडी रूम की बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने खड़ा बाहर की तरफ पूरे शहर को देख रहा था जो उजाले से जगमगाया हुआ था, पर अदनान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो खामोशी से बस सिटक बाहर देख रहा था। तभी वहां अजहन आता है और अदनान के पीछे चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसे कुछ कहना था और काफी कुछ पूछना भी था, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अदनान सिद्दीकी से सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर वो कहता है, भाई। अदनान बिना पलटे या उसकी तरफ देखे हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, घर में इतनी खामोशी क्यों है? अब तक तो तूफान आ जाना चाहिए था। और कहा है वो? अजहर भाई, वो मुमानी ने उसे सोने के लिए भेज दिया है, अभी उसे कुछ बताया नहीं है आपकी शर्त के बारे में। अदनान उसकी बात सुनकर पलटकर उसकी तरफ देखता है। मुस्कुराहट अभी भी उसके चेहरे पर कायम थी, जो अब जरा और गहरी हो गई थी। वो चलते हुए अपनी किंचे के पास जाते हुए कहता है, तभी मैं कहूँ, वरना अब तक तो वो मेरे सिर पर चढ़ चुकी होती। इतना कहते हुए वो बड़े रोब के साथ अपनी चेयर पर लीन होकर बैठ जाता है। अजहर, पर भाई आपको नहीं लगती कि जो आपने जो किया वो ठीक नहीं है? और अपने ही तो कहा था कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक आप कुछ नहीं करेंगे। अदनान मुस्कुराते हुए, हाँ कहा तो था, पर देखा तुमने आज घर में क्या हुआ। और अब मुझे भी लगता है बहुत कैद कर लिया अपने जज्बातों को अपने अंदर। अब जो होगा खुलेआम होगा, इजहार भी इकरार भी। अगर कुछ नहीं होगा तो वो है इनकार, क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है। अजहर जरा परेशान होकर, पर भाई आपको नहीं लगता कि वो आपसे नफरत करने लगेंगी इसके बाद?
अदनान, तुम्हें पता है नफरत और मोहब्बत में कितना फर्क होता है। अजहर, नासमझी में कितना। अदनान, जितना बर्फ और पानी में है, जिस तरह सही टेम्परेचर मिलने पर बर्फ भी पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती है, उसी तरह सही मोहब्बत मिलने पर नफरत भी तब्दील होकर इश्क बन जाती है। और अब मुझे वही करना है। अभी तक वो हमेशा अदनान सिद्दीकी से मिलती थी, पर अब वो अदनान से मिलेंगी। जो उसका था उसका है और हमेशा उसका ही रहेगा। और वैसे भी बहुत मासूम है वो, ज्यादा देर किसी से नाराज नहीं रह सकती। अब तुम भी जाओ, आराम करो। कल से वैसे भी इस घर में तमाशे शुरू होंगे, फिर सुकून की नींद आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। इतना कहकर वो खुद वहां से चला जाता है और अजहर भी एक तेरी सांस लेकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इधर सोफिया और मदीहा के कमरे में। मदीहा अपने बेड पर लेटी अपनी फोन में कुछ कर रही थी और ये देखकर सोफिया चित्ते हुए कहती है, अरे तुम क्या कर रही हो यार। सोफिया एक्साइटेड होते हुए, अरे पिंटरेस्ट पर कपड़े देख रही हूँ यार, शादी है घर में। मदीहा की बात सुनकर सोफिया हल्के गुस्से में कहती है, अरे यार तुम हद करती हो मदीहा, अभी सिर्फ हाँ कहा है भाई ने और कोई लड़की भी नहीं है। सोफिया की बात सुनकर मदीहा कुछ सोचते हुए, ओ हाँ यार, एक काम करूंगी, मैं कॉलेज में वो लड़की थी ना ज़ारा ताई, अम्मी से कहूंगी कि उससे बात करे, बहुत परफेक्ट रहेंगी उसकी और उस चंगेज़ खान की जोड़ी। सोफिया बुरा सा मुंह बनाकर, ओ प्लीज मुझे तो जहर लगती है वो, और तुम भी चुप हो जाओ, मुझे तो पता नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मी और चाची जान भी काफी परेशान लग रही थी। मदीहा, हाँ मुझे भी लगा, पर शायद शादी के लिए टेंशन में होगी। खैर जो भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम हम तो बचे। अब वो मुझसे जो अपने काम करवाते हैं मैं उससे तो बचूंगी। उसकी बात सुनकर सोफिया कुछ नहीं कहती, पर उसे जरा अजीब ही लग रहा था। जारी है, देखते हैं क्या होता है कल सुबह। कौन सा तूफान आएगा। क्या शर्त रखी थी अदनान ने। मुझे आपसे मदीहा चाहिए। रात का वक्त। नाजिया जी और जमाल जी का कमरा। नाजिया जी जब कमरे में आई तो जमाल जी कमरे की बालकनी में खड़े थे और कुछ सोच रहे हैं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उन्हें ऐसे खोया हुआ देखकर नाजिया जी फिक्र के साथ पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं। जमाल, अदनान की शर्त के बारे में। ये कहते हुए उनकी आंखों के सामने एक बार फिर थोड़ी देर पहले वाला सीन आ जाता है। फ्लैशबैक। थोड़ी देर पहले। सहर जी का कमरा। सभी खुश थे कि अदनान ने शादी के लिए हाँ कर दी है, पर तभी अदनान की शर्त वाली बात सुनकर सभी फिर घबराहट में उसकी तरफ देखने लगते हैं। सहर जी, क्या शर्त है तुम्हारी। अदनान उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर जमाल जी की तरफ देखता है और उनकी तरफ जाकर उनके सामने खड़े होकर वैसे ही हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, आप चाहते हैं मैं शादी करूं। उसकी बात सुनकर जमाल जी को कुछ अजीब लगता है, पर वो मुस्कुराते हुए उसके कंधे थपथपाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, सब यही चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और हमारी भी यही ख्वाहिश है बेटा। अदनान, ठीक है फिर शादी का तोहफा तो बनता है ना, बताए देंगे मुझे तोहफा। उसकी बातें जमाल जी को बड़ी अजीब लग रही थी। वह इस तरह से कभी बात नहीं करता था और सबसे बड़ी बात तो वो मुस्कुराता ही नहीं था, और आज मुस्कुराहट जैसे उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। जमाल जी, कहो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। आज तक तो तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, पर आज अगर मांग रहे हो तो वादा करता हूँ जो मांगोगे वो दूंगा। अदनान की मुस्कुराहट में उनकी बात सुनकर कुछ और इजाफा हुआ और वो गहरी सांस लेकर दोबारा पूछता है, सोच लीजिए अगर मैंने कुछ ऐसा मांग लिया और आप ना दे पाए तो। जमाल जी मुस्कुराते हुए, आज पहली बार तुम हमसे कुछ मांगने जा रहे हो अदनान, ऐसे कैसे नहीं देंगे, हमारी जबान बात है, कहो क्या चाहिए तुम्हें, मिलेगा। अदनान उनकी बात सुनकर कुछ देर तक उन्हें अपनी गहरी नजरों से देखा है, फिर अचानक से कहता है, मुझे आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए। जमाल जी, नासमझी में, ऐसी कौन सी चीज चाहिए तुम्हें। अदनान, मुझे आपसे मदीहा चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी हैरान नजरों से उसे देखने लगते हैं और सबसे ज्यादा हैरानी तो जमाल जी को थी। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या कह रहा है। वह जबरदस्ती दोबारा मुस्कुराते हुए कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, बेटा हम कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाह रहे हो तुम। अदनान, मुझे आपसे मदीहा का हाथ चाहिए, हमेशा के लिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कमरे में एकदम शांति छा जाती है। किसी के पास शब्द नहीं थे कुछ कहने के, और जमाल जी, उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अदनान ने कहा क्या कोई कुछ कहता उससे पहले ही सहर जी जरा गुस्से में तेज आवाज में कहते हैं, अदनान क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें कुछ होश भी है कि मुमकिन नहीं है। अदनान उनकी तरफ देखकर इस बार जरा सख्त आवाज में कहता है, मैं जो कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में ही कह रहा हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मदीहा से, वरना कभी शादी नहीं करूंगा। अब यह आप लोगों के जिम्मे है कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो या ना हो। सहर जी उसकी ऐसी तेज और सख्त आवाज सुनकर जरा शांत होते हुए उसे समझाकर कहते हैं, पर यह मुमकिन नहीं है, वो 11 साल छोटी है तुमसे और उसकी उम्र अभी शादी की नहीं है, वो तो बच्ची है, उसे तो पता भी नहीं है शादी ब्याह होता क्या है। देखो हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की पसंद करेंगे, या फिर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो, पर मदीहा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अदनान, मुझे जो पसंद था मैंने आपको बता दिया, और हाँ क्या हो सकता है नहीं हो सकता यह आप मुझे मत बताएं, मुझे उससे शादी करनी है, यानी सिर्फ उसी से शादी करनी है, अगर वो नहीं तो कोई और नहीं होगी। और हाँ, मैं नहीं चाहता था कि शादी अभी हो, यह आप लोगों का डिसीजन है, पर अब मेरी भी इसी में मर्जी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब शादी अभी हो, उसी से हो, कैसे क्या यह आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मेरा मसला नहीं है।
इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर दोबारा जमाल जी के पास जाकर उनके सामने खड़े होकर इस बार जरा नर्म आवाज में कहता है, आप हमेशा से कहते थे ना कि आपके बड़े भाई आपके लिए आपके अब्बू की जगह, तो बस अब उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए और मैं सिर्फ मदीहा से शादी करूंगा। अब आप देख लीजिए, ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना वादा जरूरत कर सकता हूँ कि बहुत खुश रहेगी मेरे साथ, वो अपनी जिंदगी से ज्यादा हिफाजत और मोहब्बत से रखूंगा उसे, आगे आपका फैसला। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और छोड़ जाता है अपने पीछे सबको हैरान परेशान। फ्लैशबैक एंड। नाजिया जी, तो क्या सोचा है आपने अदनान और मदीहा के हवाले से? जमाल जी एक गहरी सांस लेकर, पता नहीं नाजिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ भाई की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ औलाद की। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, बहुत छोटी है अभी, वो शादी की उम्र नहीं है उसकी और ना ही वो इस रिश्ते को संभाल पाएगी। ऊपर से अदनान 11 साल बड़ा है उससे, कहा वो सख्त मिजाज का और कहा हमारी बच्ची नाजुक सी, पर मैं अपने भाई की मोहब्बत भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब्बू तो बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे, उन्होंने एक बाप का प्यार दिया मुझे, जब भी गिरा संभाला मुझे, और आज मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इतना बदकिस्मत तो नहीं हूँ। ये कहते कहते वह बहुत मायूस हो गए थे और उन्हें इस तरह दुखी देखकर नाजिया जी कहती हैं, देखिए जमाल जी, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती रिश्तों के बारे में, पर इतना पता है कि अदनान से बेहतर लड़का नहीं ढूंढ सकते हम मदीहा के लिए। आपने देखा है बचपन से वो कैसे उसकी हिफाजत करता आ रहा है, अगर उसे एक खरोच भी आ जाए तो पूरा घर सिर पर उठा लिया करता था, उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिशें सब पूरी करता आ रहा है। इतना ध्यान और तवज्जो तो शायद आपने एक बाप होकर भी उसे नहीं दी होगी जितनी अदनान ने दी है। उसके इस लगाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं सारे घर वालों के दिल में यह बात जरूर थी, पर कोई जबान पर नहीं लाना चाहता था, और आज तो अदनान ने खुद ही पहल कर ली। मैं जानती हूँ मदीहा छोटी है, पर उसे जिस तरह अदनान संभालता है ना कोई और नहीं संभाल सकता। उसकी आंखों में मोहब्बत देखी है मैंने, और एक माँ होकर मैं ये बड़ी आसानी से कह सकती हूँ कि शायद अदनान से ज्यादा मोहब्बत कोई मदीहा को नहीं कर पाएगा, जितनी मोहब्बत आप करते हैं ना उससे शायद उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है वो। जमाल जी एक गहरी सांस लेकर, मैं जानता हूँ अदनान एक अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन लड़का है, और अगर उसने मदीहा को चुना है तो इसमें मदीहा की ही खुशकिस्मती है, पर इन सब में मैं ये भी तो नहीं भूल सकता ना कि मेरी बच्ची को हक है अपना हमसफर चुनने का। मैं उसका शौहर नहीं उसको चुनकर दे सकता, यह उसका अपना फैसला है, चाहे अदनान कितना भी अच्छा हो, पर मैं अपनी बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। नाजिया जी, तो मैं कब कह रही हूँ कि आप उसके साथ जबरदस्ती कीजिए, पर कम से कम हम सब एक बार उससे बात तो कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, और आप और मैं हम दोनों ही अपनी बच्ची को अच्छे से जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसे कोई पसंद है, और सबसे बड़ी बात रही बात चुनने की, तो वो ठीक से कपड़े तो चुन नहीं सकती, अपने शौहर को क्या खाक चुनेंगी। आप भूलिए मत, बच्ची है वो और 10 साल बाद भी बच्ची ही रहेगी। इतने बड़े फैसले खुद नहीं ले सकती वो, इसलिए उसके हक में हम फैसला ले, यही बेहतर है, और उसका मुस्तकबिल अच्छा हो, हम यही तो चाहते हैं, और अदनान के साथ यह मुमकिन है, वरना मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई और उसे समझ पाएगा या संभाल पाएगा जैसे अदनान संभालता है। और सबसे बड़ी बात, भाभी और भाईजान को देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं वो। मदीहा से कभी उन्होंने सोफिया से कम नहीं समझा उसे, बल्कि ज्यादा ही समझा है, और हमारे नजरों के सामने रहेगी बच्ची, फिर भी आपको इतनी परेशानी हो रही है। जमाल जी, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, पर तुम चाहती क्या हो, मैं जबरदस्ती अपनी बच्ची के दस्तखत निकाहनामे पर करा दूं? नाजिया जी, आप बात बार बार जबरदस्ती पर क्यों ले आते हैं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक बार उससे बात तो कर देखिए, फिर देखते हैं क्या करना है, और फिलहाल आप ही सो जाए, सुबह देखते हैं। उनकी बात जमाल जी को भी ठीक लगी, कम से कम एक बार वह इस मामले में मदीहा से बात तो कर ही सकते हैं। इधर दूसरी तरफ अदनान के कमरे में, वह इस वक्त अपने कमरे की बड़ी सी बालकनी में खड़ा एक तक आसमान में चांद को देख रहा था, जो फिलहाल अधूरा था पर बेहद खूबसूरत था। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, सोचा था कि तुम्हारी ग्रेजुएशन तक सब्र करूंगा, पर लगता है मेरे खुदा को ये सब्र मंसूर नहीं, तुम्हारा और मेरा मिलना अब अगर लिखा है तो फिर कोई क्या कर सकता है। मुझे अच्छे से पता है कि चाचू को मेरी बात माननी पड़ेगी, यह भी पता है कि कल से शायद तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करने लगोगी, पर फिक्र मत करो, इस नफरत को मोहब्बत में तब्दील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तैयार हो जाओ कपकेक, मेरी कुर्बत के नशे में बहकने के लिए, मेरी मोहब्बत की शिद्दत समेटने के लिए, और मेरी कहानी की मंजिल बनने के लिए। तुम्हें मेरे मुकद्दर ने मेरे लिए तब चुना था जब तुम इस दुनिया में आई भी नहीं थी, तो अब तुम्हें मेरी मोहब्बत में तो कैद होना होगा, और यह मेरा वादा है तुमसे, मेरे अंदाज़े वफा ने अगर तुम्हें मेरे इश्क में रंगा नहीं, तो मेरा नाम भी अदनान सिद्दीकी नहीं जारी है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को जल्दी है शादी देखने की, पर हर सीन को, हर किरदार को जब तक फील नहीं करेंगे तब तक मजा कैसे आएगा, इसलिए जरा सब्र रखें। शादी तो होनी है तो 2-3 एपिसोड में हो ही जाएगी, और वैसे भी अभी तो मदीहा को पता चलना बाकी है। और आप लोगों को क्या लगता है, वह ऐसे ही शादी के लिए मान जाएगी या फिर कोई नया तमाशा करेगी, देखते हैं।
और हाँ, द क्राइम रोमांस की चैप्टर मैं कल से डालूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए चैप्टर पोस्ट नहीं हो रहे थे। मैंने काफी बार उन्हें मेल किया, अब शायद वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो नेक्स्ट मंथ से उन्होंने चैप्टर डालने के लिए कहा था, तो अब मैं कल से चैप्टर डालूंगी। मुझे आपसे मदीहा चाहिए। रात का वक्त, नाजिया जी और जमाल जी का कमरा। नाजिया जी जब कमरे में आई तो जमाल जी कमरे की बालकनी में खड़े थे और कुछ सोच रहे हैं, उनके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उन्हें ऐसे खोया हुआ देखकर नाजिया जी फिक्र के साथ पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? जमाल, अदनान की शर्ट के बारे में। ये कहते हुए उनकी आंखों के सामने एक बार फिर थोड़ी देर पहले वाला सीन आ जाता है। फ्लैशबैक, थोड़ी देर पहले, सहर जी का कमरा। सभी खुश थे कि अदनान ने शादी के लिए हाँ कर दी है, पर तभी अदनान की शर्त वाली बात सुनकर सभी फिर घबराहट में उसकी तरफ देखने लगते हैं। सहर जी, क्या शर्त है तुम्हारी? अदनान उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर जमाल जी की तरफ देखता है और उनकी तरफ जाकर उनके सामने खड़े होकर वैसे ही हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, आप चाहते हैं मैं शादी करूं? उसकी बात सुनकर जमाल जी को कुछ अजीब लगता है, पर वो मुस्कुराते हुए उसके कंधे थपथपाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, सब यही चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और हमारी भी यही ख्वाहिश है बेटा। अदनान, ठीक है फिर शादी का तोहफा तो बनता है ना, बताए देंगे मुझे तोहफा? उसकी बातें जमाल जी को बड़ी अजीब लग रही थी, वह इस तरह से कभी बात नहीं करता था और सबसे बड़ी बात तो वो मुस्कुराता ही नहीं था और आज मुस्कुराहट जैसे उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। जमाल जी, कहो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? आज तक तो तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, पर आज अगर मांग रहे हो तो वादा करता हूँ जो मांगोगे वो दूंगा। अदनान की मुस्कुराहट में उनकी बात सुनकर कुछ और इजाफा हुआ और वो गहरी सांस लेकर दोबारा पूछता है, सोच लीजिए अगर मैंने कुछ ऐसा मांग लिया और आप ना दे पाए तो? जमाल जी मुस्कुराते हुए, आज पहली बार तुम हमसे कुछ मांगने जा रहे हो अदनान, ऐसे कैसे नहीं देंगे, हमारी जबान बात है, कहो क्या चाहिए तुम्हें, मिलेगा। अदनान उनकी बात सुनकर कुछ देर तक उन्हें अपनी गहरी नजरों से देखा है, फिर अचानक से कहता है, मुझे आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए। जमाल जी नासमझी में, ऐसी कौन सी चीज चाहिए तुम्हें? अदनान, मुझे आपसे मदीहा चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी हैरान नजरों से उसे देखने लगते हैं और सबसे ज्यादा हैरानी तो जमाल जी को थी, उन्हें नहीं पता था कि वह क्या कह रहा है। वह जबरदस्ती दोबारा मुस्कुराते हुए कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, बेटा हम कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? अदनान, मुझे आपसे मदीहा का हाथ चाहिए, हमेशा के लिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कमरे में एकदम शांति छा जाती है, किसी के पास शब्द नहीं थे कुछ कहने के और जमाल जी, उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अदनान ने कहा क्या कोई कुछ कहता उससे पहले ही सहर जी जरा गुस्से में तेज आवाज में कहते हैं, अदनान क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें कुछ होश भी है कि मुमकिन नहीं है? अदनान उनकी तरफ देखकर इस बार जरा सख्त आवाज में कहता है, मैं जो कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में ही कह रहा हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मदीहा से, वरना कभी शादी नहीं करूंगा। अब यह आप लोगों के जिम्मे है कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो या ना हो। सहर जी उसकी ऐसी तेज और सख्त आवाज सुनकर जरा शांत होते हुए उसे समझाकर कहते हैं, पर यह मुमकिन नहीं है, वो 11 साल छोटी है तुमसे और उसकी उम्र अभी शादी की नहीं है, वो तो बच्ची है, उसे तो पता भी नहीं है शादी ब्याह होता क्या है। देखो हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की पसंद करेंगे, या फिर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो, पर मदीहा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अदनान, मुझे जो पसंद था मैंने आपको बता दिया, और हाँ क्या हो सकता है नहीं हो सकता यह आप मुझे मत बताएं, मुझे उससे शादी करनी है, यानी सिर्फ उसी से शादी करनी है, अगर वो नहीं तो कोई और नहीं होगी। और हाँ, मैं नहीं चाहता था कि शादी अभी हो, यह आप लोगों का डिसीजन है, पर अब मेरी भी इसी में मर्जी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब शादी अभी हो, उसी से हो, कैसे क्या यह आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मेरा मसला नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर दोबारा जमाल जी के पास जाकर उनके सामने खड़े होकर इस बार जरा नर्म आवाज में कहता है, आप हमेशा से कहते थे ना कि आपके बड़े भाई आपके लिए आपके अब्बू की जगह, तो बस अब उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए और मैं सिर्फ मदीहा से शादी करूंगा। अब आप देख लीजिए, ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना वादा जरूरत कर सकता हूँ कि बहुत खुश रहेगी मेरे साथ, वो अपनी जिंदगी से ज्यादा हिफाजत और मोहब्बत से रखूंगा उसे, आगे आपका फैसला। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और छोड़ जाता है अपने पीछे सबको हैरान परेशान। फ्लैशबैक एंड। नाजिया जी, तो क्या सोचा है आपने अदनान और मदीहा के हवाले से? जमाल जी एक गहरी सांस लेकर, पता नहीं नाजिया कुछ समझ नहीं आ रहा, एक तरफ भाई की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ औलाद की, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, बहुत छोटी है अभी, वो शादी की उम्र नहीं है उसकी और ना ही वो इस रिश्ते को संभाल पाएगी, ऊपर से अदनान 11 साल बड़ा है उससे, कहा वो सख्त मिजाज का और कहा हमारी बच्ची नाजुक सी, पर मैं अपने भाई की मोहब्बत भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब्बू तो बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे, उन्होंने एक बाप का प्यार दिया मुझे, जब भी गिरा संभाला मुझे, और आज मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इतना बदकिस्मत तो नहीं हूँ। ये कहते कहते वह बहुत मायूस हो गए थे और उन्हें इस तरह दुखी देखकर नाजिया जी कहती हैं, देखिए जमाल जी, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती रिश्तों के बारे में, पर इतना पता है कि अदनान से बेहतर लड़का नहीं ढूंढ सकते हम मदीहा के लिए। आपने देखा है बचपन से वो कैसे उसकी हिफाजत करता आ रहा है, अगर उसे एक खरोच भी आ जाए तो पूरा घर सिर पर
उठा लिया करता था, उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिशें सब पूरी करता आ रहा है। इतना ध्यान और तवज्जो तो शायद आपने एक बाप होकर भी उसे नहीं दी होगी जितनी अदनान ने दी है। उसके इस लगाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सारे घर वालों के दिल में यह बात जरूर थी, पर कोई जबान पर नहीं लाना चाहता था, और आज तो अदनान ने खुद ही पहल कर ली। मैं जानती हूँ मदीहा छोटी है, पर उसे जिस तरह अदनान संभालता है ना कोई और नहीं संभाल सकता। उसकी आंखों में मोहब्बत देखी है मैंने, और एक माँ होकर मैं ये बड़ी आसानी से कह सकती हूँ कि शायद अदनान से ज्यादा मोहब्बत कोई मदीहा को नहीं कर पाएगा। जितनी मोहब्बत आप करते हैं ना, उससे शायद उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है वो। जमाल जी एक गहरी सांस लेकर, मैं जानता हूँ अदनान एक अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन लड़का है, और अगर उसने मदीहा को चुना है तो इसमें मदीहा की ही खुशकिस्मती है। पर इन सब में मैं ये भी तो नहीं भूल सकता ना कि मेरी बच्ची को हक है अपना हमसफर चुनने का। मैं उसका शौहर नहीं उसको चुनकर दे सकता, यह उसका अपना फैसला है, चाहे अदनान कितना भी अच्छा हो, पर मैं अपनी बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। नाजिया जी, तो मैं कब कह रही हूँ कि आप उसके साथ जबरदस्ती कीजिए, पर कम से कम हम सब एक बार उससे बात तो कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, और आप और मैं हम दोनों ही अपनी बच्ची को अच्छे से जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसे कोई पसंद है, और सबसे बड़ी बात रही बात चुनने की, तो वो ठीक से कपड़े तो चुन नहीं सकती, अपने शौहर को क्या खाक चुनेंगी। आप भूलिए मत, बच्ची है वो, और 10 साल बाद भी बच्ची ही रहेगी। इतने बड़े फैसले खुद नहीं ले सकती वो, इसलिए उसके हक में हम फैसला ले, यही बेहतर है, और उसका मुस्तकबिल अच्छा हो, हम यही तो चाहते हैं। और अदनान के साथ यह मुमकिन है, वरना मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई और उसे समझ पाएगा या संभाल पाएगा जैसे अदनान संभालता है। और सबसे बड़ी बात, भाभी और भाईजान को देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं वो। मदीहा से कभी उन्होंने सोफिया से कम नहीं समझा उसे, बल्कि ज्यादा ही समझा है। और हमारे नजरों के सामने रहेगी बच्ची, फिर भी आपको इतनी परेशानी हो रही है। जमाल जी, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, पर तुम चाहती क्या हो? मैं जबरदस्ती अपनी बच्ची के दस्तखत निकाहनामे पर करा दूं? नाजिया जी, आप बात बार बार जबरदस्ती पर क्यों ले आते हैं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक बार उससे बात तो कर देखिए, फिर देखते हैं क्या करना है। और फिलहाल आप ही सो जाए, सुबह देखते हैं। उनकी बात जमाल जी को भी ठीक लगी, कम से कम एक बार वह इस मामले में मदीहा से बात तो कर ही सकते हैं। इधर दूसरी तरफ अदनान के कमरे में, वह इस वक्त अपने कमरे की बड़ी सी बालकनी में खड़ा एक तक आसमान में चांद को देख रहा था, जो फिलहाल अधूरा था पर बेहद खूबसूरत था। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, सोचा था कि तुम्हारी ग्रेजुएशन तक सब्र करूंगा, पर लगता है मेरे खुदा को ये सब्र मंसूर नहीं। तुम्हारा और मेरा मिलना अब अगर लिखा है तो फिर कोई क्या कर सकता है। मुझे अच्छे से पता है कि चाचू को मेरी बात माननी पड़ेगी, यह भी पता है कि कल से शायद तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करने लगोगी, पर फिक्र मत करो, इस नफरत को मोहब्बत में तब्दील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तैयार हो जाओ कपकेक, मेरी कुर्बत के नशे में बहकने के लिए, मेरी मोहब्बत की शिद्दत समेटने के लिए, और मेरी कहानी की मंजिल बनने के लिए। तुम्हें मेरे मुकद्दर ने मेरे लिए तब चुना था जब तुम इस दुनिया में आई भी नहीं थी, तो अब तुम्हें मेरी मोहब्बत में तो कैद होना होगा, और यह मेरा वादा है तुमसे। मेरे अंदाज़े वफा ने अगर तुम्हें मेरे इश्क में रंगा नहीं, तो मेरा नाम भी अदनान सिद्दीकी नहीं। जारी है शौक। अगली सुबह, आज की सुबह सिद्दीकी हवेली में जरा कुछ मुख्तलिफ थी। सोफिया और मदीहा जब नाश्ते की टेबल पर आए तो वहां रियान और उम्मीद के अलावा कोई नहीं था। ये देखकर मदीहा अपनी जगह पर बैठते हुए कहती है, अरे बाकी लोग कहाँ हैं? रियान पराठे का निवाला मुंह में डालते हुए सहीर जी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मीटिंग चल रही है, कोई सीरियस हमें भी बुलाया है। सोफिया नासमझी में, मीटिंग? कैसी मीटिंग? अब क्या हो गया भाई? ऐसी मीटिंग तो तभी लगती है जब कोई बड़ा काम हुआ हो। उम्मीद, अरे कल भाई ने हाँ की थी ना, उससे बड़ा काम और क्या होगा? मीटिंग तो बनती ही थी। मदीहा एक्साइटेड होते हुए, अरे हाँ चलो अपन भी चलते हैं, जरा पता तो चले क्या माजरा है। इतना कहकर वो उठती है तो सोफिया उसे जरा डांट कर कहती है, पहले नाश्ता तो करो। मदीहा, अरे नाश्ता गया बाढ़ में, चलो पहले जाकर देखें क्या माजरा है, वरना हलक से नहीं निकलेगा मेरे। इतना कहकर वो सहीर जी के कमरे की तरफ तेजी से बढ़ी, तो बाकी सभी उसके पीछे गए। सहीर जी का कमरा, अदनान के अलावा सब वहां मौजूद थे और माहौल जरा गंभीर ही था। मदीहा और बाकी सब अंदर आकर सबको सलाम कहते हैं तो जमाल जी मदीहा से कहते हैं, बेटा आप यहाँ आइए, कुछ बात करनी है सबको आपसे। उनकी बात सुनकर मदीहा को जरा अजीब लगता है। वो सोफिया के कान में हल्का सा छुपकर बेहद धीमी आवाज में कहती है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी वांट लगने वाली है? सोफिया, वैसे ही धीरे से, कहीं कोई कान तो नहीं किया तूने? मदीहा, नहीं यार, हाल में तो कुछ नहीं किया। एक मिनट, कहीं तुम्हारे उस चंगेज़ खान भाई ने मेरी शिकायतें तो नहीं लगाई? वो यही बातें कर रहे थे कि उनके कानों में नजाकत जी की जरा सख्त आवाज आती है, जो कह रही थी, क्या खुसर पुसर चल रही है? अब उन्हें बुलाया है ना, इधर आओ। उनकी सख्त आवाज सुनकर मदीहा जरा जल्दी से अंदर जाती है और वही रखे सोफे पर बैठ जाती है। सोफिया और उम्मीद भी उसके साथ बैठ जाते हैं और रियान अजहन के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। सभी मदीहा को ही देख रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था इन नजरों का मतलब, इसलिए वो जरा हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या हुआ? कोई मसला है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुनकर शिफा जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा मैंने बताया था ना, अदनान ने शादी के लिए हाँ कह दिया था।
मदीहा खुशी से, हाँ ताई अम्मी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारे यहाँ भी शादी होगी, अब मैं तो बहुत सारे जोड़े खरीदूंगी। पर ताई अम्मी लड़की तो है नहीं, आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में एक ना बहुत खूबसूरत लड़की है, आप कहें तो एक बार बात करूं। उसकी बात सुनकर शिफा जी एक नज़र सबको देखती है, फिर कहती है वह वो उसने लड़की पसंद कर रखी है। उनकी बात सुनकर मदीहा के साथ साथ उम्मीद, सोफिया और रियान को एक झटका लगता है। रियान, यह आप क्या कह रही है अम्मी भाई, और लड़की अनबलीवेबल। सोफिया, हाँ अम्मी भाई तो किसी लड़की की तरह आंख उठाकर देखते तक नहीं है, फिर यह मुमकिन कैसे है, और कौन है लड़की, हम जानते हैं क्या। उसके इस सवाल पर अपने आप शिफा जी की नजरें अपने आप मदीहा पर चली जाती है और एक एक नजर उसे देखने के बाद एक गहरी सांस लेकर कहती है, तुम सब जानते हो उसे, वो भी बहुत अच्छे से। रियान, हम सब जानते हैं का क्या मतलब है, खानदान की लड़की है कोई, पर खानदान की तो सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं, फिर कौन है वो मिस्टीरियस गर्ल। रियान के इस सवाल पर सबकी नजरें मदीहा पर ही थी और शिफात जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वो उन्हें ऐसे चुप देखकर मदीहा पूछती है, ताई अम्मी अब बता भी दीजिए कौन है वो लड़की जिसके लिए अदनान जी जैसे इंसान का भी दिल पिघल गया। इस बार भी शिफा जी कुछ नहीं कहती तो जमाल जी कहते हैं, उसे तुमसे शादी करनी है मदीहा। उनके ये कहते ही कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है, सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी किसी की, पर तभी थोड़ी देर बाद मदीहा के जोर से हंसने की आवाज आती है और वो हंसते हंसते ही कहती है, क्या मजाक है अब्बू, कसम से मेरे तो आंसू आ गए हंस हंस कर। वो जब हंसते हंसते जमाल जी और बाकी लोगों के चेहरे की तरफ गौर करती हैं तो सब बेहद संजीदा दिख रहे थे। जमाल जी बेटा, यह मजाक नहीं है, वो तुमसे ही शादी करना चाहता है और यहाँ तक कि उसने हुक्म सुनाया है कि अगर उसकी शादी तुमसे नहीं होगी तो वो किसी से शादी नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर मदीहा की जैसे सांसें थम गई थी, पर कहीं ना कहीं उसे अभी भी उम्मीद थी कि यह एक झूठ होगा, इसलिए वो दोबारा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, अब्बू अब बहुत हुआ मजाक, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके ऐसे कहने पर इस बार शिफा जी कहती है, बच्चा तुम्हारे अब्बू मजाक नहीं कर रहे, वो सच कह रहे हैं। उनकी बात सुनकर मदीहा को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और उसे ही नहीं सोफिया, उम्मीद और रियान का भी यही हाल था। सोफिया, यह आप लोग क्या कह रहे हैं, यह मुमकिन नहीं है, मदीहा तो भाई से कितना डरती है, और वो तो बहुत छोटी है। रियान को भी झटका लगा, वो भी कहता है, यह मुमकिन नहीं है अम्मी, मदीहा बहुत छोटी है, ऊपर भाई कितने सख्त है, आप सोच भी कैसे सकते हैं उसके साथ जबरदस्ती करने की। मदीहा इस बीच एकदम खामोश थी, वो जैसे वहां थी ही नहीं, उस पर तो एक पहाड़ टूट पड़ा था। उसने अपनी जिंदगी का जो नक्शा खींचा था उसमें अदनान तो कहीं फिट नहीं होता था, जिस शख्स को वो देखना भी नहीं चाहती, जिसकी मौजूदगी उसे इस तरह खौफजदा कर देती है, वो कैसे सोच सकती है अपनी जिंदगी गुजारने का उस शख्स के साथ। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, वो भी रिपीट पर, उसे तुमसे शादी करनी है मदीहा, उसे तुमसे शादी करनी है। अगर उसकी शादी तुमसे नहीं होगी तो वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। यह बातें रिपीट पर चल रही थी उसके जहन में, सबकी नजरें भी उसी पर थी, सब उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। तभी वो अचानक से एकदम से उठती है और तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे ऐसे जाता देख सोफिया उसके पीछे पीछे जाने वाली होती है कि शिफा जी उसे रोककर कहती हैं, तुम रुको, वो अदनान के पास जा रही हैं, इस वक्त उन दोनों को बात करने की जरूरत है। उनके कहने पर सोफिया कुछ कहती नहीं है, पर वही रुक जाती है। इधर अदनान अपने कमरे में बैठा एकटक दरवाजे को देख रहा था, जैसे उसे इंतजार हो किसी धमाके का, और उसका इंतजार सही थी साबित होता है जब एकदम से धम की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और मदीहा अंदर आती है। वो यकीनन किसी तूफान की तरफ आई थी, आज वो रोज वाली चुलबुली, शरारती या डरपोक मदीहा नहीं लग रही थी, बल्कि आज तो वो रोज से कहीं अलग लग रही थी, कहीं ज्यादा मुख्तलिफ। पर अदनान को कोई हैरानी नहीं हुई, उसे शायद उसके इस रिएक्शन की उम्मीद थी। मदीहा बिना किसी बेतकल्लुफी के सीधा अंदर आती है और अदनान की टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए गुस्से में मगर अपनी धीमी आवाज में कहती है, यह क्या हरकत है। अदनान अपनी चेयर पर बड़े आराम से लीन होते हुए बेहद बेफिक्री से कहता है, कौन सी हरकत। मदीहा गुर्राते, आपने क्या बकवास की है, घर वालों से जान सकती हूँ। अदनान, मैंने कोई बकवास नहीं की, बल्कि हाल दिल बयां किया है। मदीहा गुस्से में हल्की ऊंची आवाज में, और आपको अंदाजा भी है आपके इस स्टूपिड हाल दिल की वजह से क्या बीती है मुझ पर और कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया है मेरे लिए। अदनान बड़े भोलेपन से, नहीं मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, जरा एक्सटेंड करो, मुझे भी तो पता चले तुम्हारे कौन से मसलों की वजह हूँ मैं। मदीहा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ये क्या कहा है आपने कि आपको मुझसे शादी करनी है, मुझे ये तो पता है कि बचपन से आपको मैं नहीं पसंद, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि आप इस हद तक चले जाएंगे अपनी दुश्मनी के लिए। ये कैसी फिजूल की फरमाइशें कर रहे हैं आप, मैं बता रही हूँ आप अभी के अभी नीचे जाए और अपनी बात से इनकार कर कर आइए। उनकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मेरा तो कोई इरादा नहीं है इनकार का। उसकी बात सुनकर, या यूं कहो कि उसकी मुस्कुराहट से मदीहा और चिढ़ जाती है और छुंछलाकर कहती है, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं आप, हमेशा से ही ऐसे हैं, बचपन से लेकर आज तक शैतानियां कोई भी करे आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा करते थे, सिर्फ मुझ पर चिल्लाते थे, सिर्फ मुझे डांटते थे, क्यों।
और अब तो हद हो गई, आप मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना चाहते हैं। इतना कहते कहते वो हौंकने लगी थी और हाफे भी क्यों ना वो काफी देर से बस बोले जा रही थी। वहीं उसे ऐसे हौंकता देख अदनान अपनी चेयर से उठकर उसकी तरफ आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी हेड चेयर पर बिठाता है और टेबल पर रखे जग में से एक गिलास में पानी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है। वही बोलते बोलते मदीहा की भी सांसें उखड़ने लगी थी, इसलिए वो भी बिना ध्यान दिए अदनान से पानी लेकर एक ही सांस में पीने लगती है। पर ऐसे जल्दी जल्दी पानी पीने की वजह से उसे एकदम से ठसका लगता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। उसे ऐसे खांसता देख अदनान फौरन हरकत में आता है और उसकी पीठ से हिलाते हुए कहता है, बच्चा जरा आराम से। थोड़ी देर बाद जब मदीहा नॉर्मल होती है तो उसे एहसास होता है कि अदनान के हाथ उसकी पीठ पर हैं और यह महसूस कर कर वो एकदम से उसके हाथ झटक कर वापस खड़ी होकर कहती है, आप तो दूर ही रही मुझसे और चुपचाप जाकर मना कीजिए। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसके चेहरे पर आए लट को कान के पीछे करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, मैं इनकार नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर मदीहा का सिर घूम रहा था, ऊपर से आज उसका बिहेवियर भी कुछ अजीब लग रहा था मदीहा को, खासकर जिस तरह से वो उसे देख रहा था या यूं कहो घूर रहा था। मदीहा को इतना तो पता था कि उससे गुस्से में और चिल्लाते हुए बात नहीं मनवाई जा सकती थी, इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है आपने मुझसे शादी के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपके पास फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है, पर आप फिक्र ना करें, हम ढूंढेंगे एक बहुत अच्छी लड़की आपके लिए। और आप एक बार देखिए कितने हसीन हैं आप, कितने ज़हीन हैं, कितने काबिल हैं, और एक तरफ में कोई काम ठीक से नहीं करती, अपना तो कोई मैच ही नहीं है, आप तो सबसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। कहाँ आप कहाँ मैं, इसलिए आप तो अपने लेवल की लड़की डिजर्व करते हैं, ना कि मेरी जैसी स्टूपिड और बेवकूफ़ लड़की। अदनान उसकी बातें बहुत तहम्मुल से सुन रहा था और इस बीच उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। उसकी बात पूरी होने के बाद अदनान कहता है, तुमने ठीक कहा, तुम स्टूपिड और बेवकूफ हो, पर फिर भी मुझे पसंद है और अब इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मदीहा को उसकी बातें सुनकर दोबारा गुस्सा आ जाता है। वो फिर कहती है, मैं आपसे कोई शादी वादी नहीं करूंगी, देखना। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर फिर पलट कर उसके पास आती है और उसके पैर पर अपना पैर मारकर वहां से चली जाती है। जारी है अदनान का गुस्सा और मदिया की हरकत। मदीहा गुस्से में अदनान के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आई तो सोफिया, उम्मीद, जमीला जी, नाजिया जी, शिफा जी और रुखसार जी वही मौजूद थे, पर उसने उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और सीधा बेड पर जाकर लेट गई और खुद को पूरी तरह कंबल से कवर कर लिया। उसकी इस हरकत से सब आपस में एक दूसरे को देखते हैं और नाजिया जी नागवारी में सिर हिलाते हुए कहती है, और इसके अब्बू चाहते हैं कि हम इसे खुद के फैसले लेने दें, मतलब हरकतें देखो इसकी बेवकूफ। उनकी बात पर शिफा जी उन्हें हल्का सा घूरती है और मदीहा के पास जाकर बेड पर बैठकर उसका कंबल खींचते हुए कहती है, अरे क्या हुआ, मेरी सुनचलिया को गुस्सा है अपनी ताई अम्मी से। मदीहा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कंबल को पकड़कर और कसकर ऊपर तक खींच लेती है। रुखसार जी उसके पास जाकर उसका सिर सहलाते हुए, बच्चे दादी की भी बात नहीं सुनोगी, चलो उठ जाओ और हमें बताओ क्या बात है। जमीला जी, हाँ बेटा ऐसे तो ना करो कम से कम। नाजिया जी जो कब से उसके चाटक देख रही थी, जरा सख्ती से उसे डांटते हुए कहती है, बस अब बहुत हुआ मदीहा, चलो चुपचाप उठो, हम सब परेशान हो रहे हैं। उनके ऐसे चिल्लाने पर मदीहा हल्का सा कंबल अपने चेहरे से हटाती है और उन्हें घूरते हुए कहती है, हाँ हाँ आप तो बस डांट लो मुझे, चाहे कुछ भी हो, गलती तो हमेशा मेरी होती है ना। आप तो चाहती ही हो कि मेरी शादी उस चंगेज खान से हो जाए और वो सारी जिंदगी बस मुझे डांटते रहे। इतना कहकर वो उठ गई थी और उसकी आंखें जरा नम थी, वो हजारों शिकायतें लिए सबको देख रही थी। नाजिया जी इस बार बेहद प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, बेटा वो बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा, पलकों पर बिठाकर रखेगा तुम्हें, और तुम खुद सोचो आज तक तुम्हारे अब्बा ने इतना ख्याल नहीं रखा होगा तुम्हारा जितना उसने रखा है। ज़हीन है, हसीन है, समझदार है, हर खूबी है उसमें, मुझे समझ नहीं आता मसला क्या है तुम्हें। मदीहा, मसला क्या है सीरियसली अम्मी, आप जानती है जहर लगते हैं मुझे वो, और आपने इतनी खूबी गिनाई है, ये भी तो बताए कि कितना गुस्सा आता है उन्हें, या यूं कहूँ हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, और कितने बड़े हैं वो मुझसे। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मुझे नहीं करना प्लीज अम्मी। रुखसार जी, पर बेटा। मदीहा उनकी बात बीच में काटकर रोते हुए चीख कर कहती है, नहीं मतलब नहीं ना, मुझे शादी करनी है और ना आप लोगों से बातों, प्लीज जाओ आप, जाओ। उसके ऐसे रोने पर नाजिया जी कुछ कहना चाहती थी, पर शिफा जी ने उन्हें रोक दिया और उसे कुछ देर उसे अकेला छोड़ने का कहकर सबके साथ चली गई। सोफिया भी उनके पीछे गए और जैसे ही वो लोग हॉल में पहुंचे, सोफिया कहती है, आप लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, बहुत छोटी है अभी, वो ख्वाब है उसके जिन्हें वो मुकम्मल करना चाहती है, और आप उसकी शादी का सोच रहे हैं, वो भी भाई के साथ जिन्हें वो ना तो पसंद करती और ना ही उनके बारे में उस तरह से सोचती है। आप क्यों उसके सबसे बड़े डर हो हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं। उसके कहने पर सबकी नजरें जरा झुकी हुई थी। कुछ देर बाद शिफा जी एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, इतना ही भरोसा है तुम्हें अपने भाई पर, जान निसार देगा वो मदीहा के लिए, और अगर उसने कहा है कि वो सिर्फ उससे शादी करेगा, मतलब सिर्फ उससे शादी करेगा, तुम और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना अंदाजा तो होगा तुम्हें।
सोफिया अम्मी बहन कहाँ नहीं है, सिर्फ उसे मैंने माना भी है। मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आई है वो मेरे साथ खड़ी थी। जब अजहन जी से मेरी बात पक्की हुई तब भी, तो मैं भी उसका साथ अब नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए वो भाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। ये कहते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था। वो हमेशा वाली सुलझी हुई शांत सोफिया नहीं थी इस वक्त। रुखसार जी बेटा, हम दुश्मन नहीं है। मदीहा के हमारी पोती है, वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत है हमें उससे। और एक बार जरा सोचो, आज तक अदनान ही मदीहा को संभालता आया है। उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, उसकी ख्वाहिशों को सबसे ऊपर रखना। जिस तरह से वो उसे संभालता आया है कोई और कभी नहीं संभाल सकता। अदनान से बेहतर मदीहा के लिए कोई नहीं हो सकता। अभी वो नादान है, समझ नहीं है उसे, पर हमें तजुर्बा है। और तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें लगता है कोई और अच्छा हो सकता है उसके लिए? उनके इस सवाल है सोफिया को चुप करा दिया था। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। यह सच था कि अदनान से बेहतर मदीहा के लिए कोई नहीं हो सकता। वो बेहतरीन था उसके लिए और यह किसी से छुपा नहीं था। शाम का वक्त, पूरा दिन यूं ही बीत गया। मदीहा ने कमरे में खुद को बंद कर रखा था। सबने कोशिश की खुलवाने की, पर उसने नहीं खोला। यहाँ तक कि सोफिया के लिए भी अदनान भी घर पर ही था और उसे मदीहा की बेतकल्लुफी की खबर पहुंच चुकी थी, पर उसने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बहुत शांत था, पर बाकी सब मदीहा को लेकर परेशान थे। इस वक्त सारे मर्द ऑफिस के काम से बाहर गए थे। सहीर जी दवाइयों के नशे में सो रहे थे और घर की बाकी खातून छत पर मसाले सुखा रही थी, या यूं कहो कि अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे। इधर मदीहा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर हल्का सा झांक कर बाहर देखती है, और जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो बाहर आकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर मेन डोर के पास आती है और हल्का सा दरवाजा खोलती है तो बाहर एक लड़की खड़ी थी, दिखने में बेहद खूबसूरत, काफी स्टाइलिश। वो मदीहा से तो 5-6 साल बड़ी ही लग रही थी। ये है ज़ारा, याद तो होगी, जिसे मदीहा ने अदनान के लिए चुना था। ग्रिन टीयर्स ऑफ जॉय। मदीहा उसे अंदर आने का कहती है तो वो एक्साइटेड होते हुए अंदर आकर चारों तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ है मेरा अदनान बेबी? मदीहा मुंह बनाकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, काहे का बेबी? एक 6 फुट 3 इंच का वेल ग्रोन अप मैन इन्हें किस एंगल से बेबी लग रहा था? वो अभी बदबद ही रही थी कि ज़ारा दोबारा कहती है, अरे कहाँ खो गई तुम? तुमने तो कहा था कि मुझे मेरे बेबी से मिलवाओगी और हमारी शादी की बात करोगी। देखो कैसे भागी भागी आई मैं। उसके कहने पर मदीहा एक नजर खड़ी को देखती है तो यह अदनान की कॉफी का टाइम था। कुछ सोचकर वो कहती है, कॉफी बनाना आता है तुम्हें? ज़ारा नासमझी में, क्या तुमने मुझे कॉफी बनाने के लिए बुलाया है, बेवकूफ लड़की? उसकी बात सुनकर मदीहा को गुस्सा तो आ रहा था, पर अभी उसका शांत रहना जरूरी था, इसलिए वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं दरअसल उन्हें कॉफी बहुत पसंद है और अभी वक्त भी हो रहा है उनकी कॉफी का, तो क्यों ना तुम उनके लिए कॉफी बनाओ, वो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। क्या कहती हो? उसकी बात सुनकर ज़ारा के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और फोन फौरन उसकी बात मान जाती हैं। थोड़ी देर बाद मदीहा और ज़ारा अदनान के कमरे के बाहर खड़े थे। ज़ारा के हाथ में एक ट्रे थी जिस पर कॉफी मग रखा था। मदीहा एक गहरी सांस लेकर दरवाजा घटघटाती है तो अंदर से आवाज आती है, कम इन। मदीहा अंदर जाती है, उसके थोड़ा पीछे ज़ारा थी, इसलिए अदनान को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। वो मदीहा को देखकर जरा हैरान होकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज भी अपनी जिम्मेदारी भूलोगी। नहीं, वेरी गुड। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में ज़ारा की आवाज आई। ज़ारा उसके पास आते हुए, अदनान बेबी देखो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाया है, वो भी अपने हाथों से। ये कहते कहते तो बिल्कुल उसके पास आ गई थी। कमरे का तापमान एकदम से नीचे गिरा और वहां का माहौल अजीब होने लगा। किसी अनजान को अपने कमरे में देखकर अदनान का चेहरा एकदम से काला पड़ जाता है और आंखें बिल्कुल अंगारों की तरफ लाल हो जाती है। उसके कमरे में आने की इजाजत शिफा जी और मदीहा के अलावा किसी को नहीं, भी यहाँ तक कि कोई मुलाजिम भी उसके कमरे में नहीं आ सकते थे। घर के बाकी सदस्यों ने उसका कमरा देखा तक नहीं था और यहाँ मदीहा अपनी बेवकूफ़ी में किसी अनजान को यहाँ ले आई थी। उसकी इस गुस्ताखी पर अदनान के बदले एक्सप्रेशन पर उसने अभी गौर नहीं किया था। वही ज़ारा आने वाले खतरे से अनजान इठलाते हुए अदनान के जरा करीब आती हैं और उसे छूने ही वाली थी कि उससे पहले ही उसके कानों में अदनान की खतरनाक आवाज़ आती है, डोंट यू डरे टू टच मी। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि ज़ारा की डर के मारे रीढ़ की हड्डी तक कांप गई और वो फौरन 2 कदम पीछे हुई। इधर मदीहा को भी जरा डर लगा, पर फिर भी उसने अपने डर को एक तरफ करते हुए कहा, आपके लिए कॉफी बनाकर लाई है, पियेंगे नहीं? उसकी इस बात ने अदनान के अंदर चल रही आग में जैसे पेट्रोल डाल दिया था, जिसका अंदाजा मदीहा को नहीं था। अदनान धीमी मगर अपनी गहरी आवाज में मदीहा को घूरते हुए कहता है, कौन है ये और किसकी इजाजत से अंदर आई है ये? अभी तक उसने एक नजर ज़ारा की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई थी। उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मदीहा पर था। उसकी आवाज से मदीहा एकदम कांप गई थी, पर वो फिर भी हिम्मत बटोरकर कहती है, वो यह ज़ारा है, आपको बहुत पसंद करती है, हमारी यूनिवर्सिटी में ही लास्ट सेम में है, आपको बताया था ना मैंने। अब देखिए, आपको शादी करनी है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आप इनसे मिल लो, बहुत टैलेंटेड है, ये टॉपर भी है और स्पोर्ट्स में भी। वो अभी कह ही रही थी, अदनान उसकी बात काटते हुए गुस्से में चीख कर कहता है, चुप, एकदम चुप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखें एकदम लाल थी। इस वक्त अदनान इतने गुस्से में था जितना मदीहा ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था।
जारा को तो उससे बहुत डर लग रहा था, पर वो इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए ठीक बनते हुए कहती है, अदनान वो। अदनान उसे घूरते हुए, खबरदार जो मेरा नाम लिया तो जान से मारने से पहले सोचूंगा भी नहीं, समझी। अदनान ने इतने खतरनाक तरीके से कहा था कि जारा एकदम सहम गई और अब उसमें कुछ और कहने की हिम्मत शायद बची नहीं थी। अदनान मदीहा की तरफ देखकर उसके जानिब कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुमने इसे मेरे लिए पसंद कर कर बुला तो लिया, पर इसे यह नहीं बताया कि मेरी शादी तो पहले से ही उससे फिक्स कर दी गई है जिसे मैंने अपने लिए पसंद किया है। उसकी बात सुनकर जारा हैरानी से मदीहा की तरफ देखने लगती है, वही मदीहा अपनी नजरें झुका यहाँ वहाँ देखकर कहती है, अभी फिक्स नहीं हुई है और होगी भी नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से ना है। अदनान जो अब तक उसके एकदम करीब पहुंच गया था, टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ओ पर अब तुम्हारी हाँ या ना से कुछ होगा नहीं, क्योंकि शादी तो होगी। और हाँ क्या कहा तुमने, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे तो सुनो, अदनान सिद्दीकी के पास चाहने वालियों की कमी कभी नहीं हो सकती, वो तो फकत दिल का मसला यह है कि इसकी जरूरत तुम हो, ना किसी और को देखने की चाहत होती है, ना पाने की। मेरी सारी ख्वाहिशें, ख्वाब और हकीकत ए अमल तुम पर आकर रुकते हैं, मेरे हजारों में से तुम्हें चुना है, क्योंकि मेरे रब ने लाखों करोड़ों में से तुम्हें बनाया है। ये सब कहते कहते उसकी पकड़ उसके कंधों पर कस गई थी। आज उसे अदनान की आंखों में कुछ अलग दिख रहा था, जो वो समझ तो नहीं पा रही थी पर महसूस कर पा रही थी। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मदीहा की आंखों में शायद कोई तलाश थी तो अदनान की आंखों में मंजिल। तभी उनके कानों में जारा के चिल्लाने की आवाज आती है, जो मदीहा को नफरत से देखते हुए कह रही थी, यू ब्लडी चीपस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अदनान को चुराने की शर्म नहीं आई तुम्हें? खुद को देखो, कोई चीज में अच्छी नहीं हो। और एक अदनान, यू ब्लडी स्लू। वो आगे कहती उससे पहले ही उसकी जोर की एक चीख निकली, आह है, आह है। अदनान ने वो कॉफी गुस्से में सिथा उसके मुंह पर मारी थी। वो तो गनीमत है कॉफी थोड़ी ठंडी हो गई थी, वरना पता नहीं क्या ही होता उसके चेहरे का। पर अभी भी उसे कम तकलीफ नहीं हो रही थी। वहीं मदीहा भी ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। उसे अंदाजा नहीं था अदनान कुछ ऐसा करेगा। जारा अभी भी दर्द में तड़प रही थी। कॉफी ज्यादा गर्म नहीं थी, पर गर्म जरूर थी, और जितनी थी उतनी जारा को तड़पाने के लिए काफी थी। अदनान चीखते हुए, हाउ डरे यू, हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे के लिए कुछ गलत बोलने की? दिल तो चाह रहा है जबान खींच लूं हलक से तुम्हारे पर, यह गुस्ताखी की भी तो मेरी अमानत ने है। ये लाइन उसने मदीहा को देखकर कही थी, जो खुद डर से कांप रही थी। क्या भरोसा अभी अदनान उस पर कुछ फेंक दे, यह उसे लगता है। अदनान अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, पर फिर अपनी आंखें खोलकर जारा को घूरते हुए कहता है, लीव राइट नाउ। वो तो मैंने तुम जैसी लड़कियों को छूना हराम कर रखा है, वरना धक्के मारकर दफा करता तुम्हें यहाँ से। उसके ऐसे कहते ही जारा फौरन वहां से भाग जाती है, और अब वहां सिर्फ अदनान और मदीहा मौजूद थे। मदीहा तो डरते हुए अदनान को देख रही थी, और अदनान धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, और वो डर के मारे पीछे होती जा रही थी। उसे अपनी तरफ आता देख मदीहा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सांसें जैसे उखड़ रही थी डर के मारे, पर यह डर कुछ तो मदीहा के गुस्से का था, तो कुछ अदनान की आंखों में दिख रहे उन जज्बातों का। मदीहा पीछे हो ही रही थी कि उसकी पीठ दीवार से जाकर टकरा गई, और उसने जैसे ही साइड से जाने की कोशिश करी, तब तक अदनान उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और उसने उसकी दोनों तरफ अपने हाथ रखकर जैसे उसे जाने से रोक लिया था। अदनान एकटक मदीहा को देख रहा था, और वो नाजुक सी लड़की ज्यादा देर तक उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर तक उसके बेदाग चेहरे को देखने के बाद, जो घबराहट में और हसीन लग रहा था, अदनान हल्का सा उस पर झुककर अपनी गहरी आवाज में कहता है, दिल चाह रहा है तुम्हें छत से नीचे पटक दूं इस गुस्ताखी के लिए, पर अगर तुम्हें एक खरोंच भी आई तो वो दर्द जो मुझे होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। उसकी यह बात सुनकर मदीहा तुरंत उसकी आंखों में देखती है, जहां उसके लिए एक अलग ही दीवानगी दिख रही थी। अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर, अब अच्छे बच्चों की तरह सबसे जाकर कहो कि तुम्हें ये शादी मंजूर है। हम। उसकी बात सुनकर मदीहा हिम्मत कर कर कहती है, नहीं करनी आपसे शादी। नहीं करनी, कभी नहीं, नहीं। अदनान बेहद प्यार से, क्यों नहीं करनी, मेरे बच्चे को मुझसे शादी हो। उसके इस लहजे ने जितना मदीहा को परेशान और हैरान किया था, उतना ही बेचैन कर दिया था। वो उससे इतने प्यार से बात कर रहा था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। मदीहा, माँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। अदनान उसके गाल को हल्का सा अपने अंगूठे से सहलाते हुए वैसे ही कहता है, मेरे लिए तो बच्ची ही हो, मेरा प्यार सा बच्चा। और लिसन कपकेक, शादी तो होगी, तुम चाहे जो कर लो, इसलिए इट्स बेटर दैट यू एक्सेप्ट इट। और अभी तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे, ओके। उसकी बात सुनकर मदीहा तुरंत वहां से भाग जाती है। उसमें कुबत हिम्मत थी भी नहीं रुकने की। जारी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे उम्मीद है। शेयर योर थॉट्स। मैं तैयार हूँ शादी के लिए। अगले दिन मदीहा ने कल से किसी से भी बात नहीं की थी। वो अपने कमरे में बंद थी। सुबह नाश्ते के वक्त भी वो डाइनिंग हॉल की तरफ नहीं आई। वो तो सोफिया ने जबरदस्ती उसे कमरे में ही थोड़ा बहुत नाश्ता कराया, और यह विश्वास दिलाया कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने देगी। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि अदनान से बेहतर मदीहा के लिए कोई नहीं है, पर वो फिर भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं होने देना चाहती थी, और किसी से तो मदीहा ने बात तक नहीं की थी। कॉलेज में आज एक इम्पॉर्टेंट सबमिशन था, इसलिए सोफिया अपने और मदीहा की प्रोजेक्ट लेकर कॉलेज चली गई। मदीहा का तो मन ही नहीं था घर से निकलने का, इसलिए वो खुद घर पर ही रुकी।
करीब 11 बजे के आसपास जब वो कमरे में बैठी बैठी हद से ज्यादा बोर हो गई तो परेशान होते हुए वो कमरे से बाहर निकली और गार्डन की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि रास्ते में उसके कदम नाजिया जी और जमाल जी के कमरे के बाहर रुक गए और उसके कानों में उनकी डिस्कशन की आवाज सुनाई थी। नाजिया जी और जमाल जी के कमरे में। नाजिया जी परेशान होते हुए, जमाल जी आप रो क्यों रहे हैं, इस तरह परेशान मत होइए, आपका भी बीपी बढ़ जाएगा, आपको पता है ना आपको बीपी की प्रॉब्लम है। जमाल जी मायूसी से, तो क्या करूं नाजिया, आज पहली बार भाईजान ने मुझसे कुछ मांगा है, एक ख्वाहिश रखी है अपनी। वो चाहते हैं कि अदनान की शादी हो जाए और अदनान की जिद है कि वो सिर्फ मदीहा से शादी करेगा और उसकी जिद के आगे तो तुम्हें भी पता है कि हम में से कोई नहीं जीत सकता। अगर उसने कहा है कि वो सिर्फ मदीहा से शादी करेगा, इसका मतलब वो सिर्फ मदीहा से शादी करेगा। भाई साहब की तबीयत बहुत खराब है, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लिया तो उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है और शायद इस बार वो बचे भी ना। पहला हार्ट अटैक की बहुत खतरनाक था, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि उनका ख्याल रखें, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, पर यहाँ तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता मैं, और दूसरी तरफ औलाद है जिसकी उम्र ही अभी क्या है, ऐसे कैसे उसकी शादी जबरदस्ती कर दूँ। जानता हूँ अदनान बहुत अच्छा है, उसके लिए बेहतरीन है, पर फिर भी मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। उसके साथ एक ही औलाद है, मेरी लाख मिन्नतों के बाद मुझे मिली है, मैं उसके साथ इतनी ज्यादती तो नहीं कर सकता। ये कहते कहते वह दोबारा रो दिए थे। आज यकीनन वह बहुत परेशान थे, उनके लिए सहीर जी की जगह उनके बाप के बराबर थी और आज वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसका पछतावा और दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नाजिया जी आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं एक बार और बात करूंगी ना मदीहा से, वो तो बच्ची है, उसे कहाँ समझ है अभी, और वैसे भी हम अदनान जैसा अच्छे लड़का को खो नहीं सकते, उससे अच्छा लड़का उसे कभी मिलेगा भी नहीं। मैं तो कहती हूँ आप थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़े तो कर लीजिए, पर करा दीजिए दोनों की शादी। जमाल जी एक गहरी सांस लेकर, नहीं हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे और ना ही अब तुम उससे इस बारे में कोई बात करोगी, अगर उसकी ना है तो ना ही सही। उन्होंने जैसे हुक्म सुनाया था और उनके हुक्म के आगे नाजिया जी ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वही वह दोनों इस बात से अनजान कि उनकी औलाद बाहर खड़े उनकी सारी बातें सुन रही थी और इस वक्त उसकी आंखें बेहद नम थी। इससे पहले कि वो रोना शुरू करते वह तेजी से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में आते ही वह कमरे का दरवाजा बंद करके तेजी से बिस्तर पर मुंह के बल गिरती है और तकिए में मुंह छुपा कर रोने लगती है। इस वक्त वो बहुत बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार सहीर की शिफा जी का उसका ख्याल रखना आ रहा था। उन्होंने कभी भी उसे अपनी औलाद से कम नहीं समझा था, उन दोनों के लिए वो सोफिया से कहीं ज्यादा थी। अगर घर में कुछ भी आता था तो पहले उसके नहीं आता था, फिर बाकी लोगों के लिए वो इस तरह उन्हें दुखी तो नहीं कर सकती थी। और अगर क्या हो कि सहीर जी को दोबारा हार्ट अटैक आ जाए और उन्हें कुछ हो जाए तो क्या करेगी वो, अपनी जिद के आगे वो इतनी खुदगर्ज तो नहीं हो सकती, ऐसी तो नहीं है कम से कम मदीहा सिद्दीकी। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। वो सुबकते हुए ही खुद से कहती है, मैं इतनी सेल्फिश तो नहीं हो सकती, या अल्लाह मैं क्या करूं, पर मैं यह शादी भी तो नहीं कर सकती, इतने बड़े हैं वो मुझसे, मैंने तो कभी उन्हें उस नज़र से देखा तक नहीं, और मुझे अच्छे से पता है इन सब के पीछे भी जरूर उनकी कोई प्लानिंग होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं ताए अम्मी और ताया अब्बू को ऐसे नहीं देख सकती और ना ही अपने अम्मी अब्बू को। वही सब सोचने में बिजी थी। वहीं दूसरी तरफ अदनान के स्टडी रूम में वो अपनी चेयर पर बड़े आराम से बैठे अपने हाथ में एक टैब लिए लगातार मदीहा को देख रहा था, और उसने ये भी सुन लिया था कि उसने जमाल जी और नाजिया जी की सारी बातें भी सुन ली है। जब उसे और उसी तरह रोता हुआ नहीं देखा गया तो वो टैब बंद कर कर अपनी चेयर पर पीछे लीन होकर आंखें बंद करते हुए कहता है, प्लीज मत रो ऐसे, कपकेक मेरी सांसें रुक रही हैं तुम्हें ऐसे देखकर, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम्हें सबसे ज्यादा डिफरेंट क्या बनता है, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो हो ही बेवकूफ है। बताता हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा डिफरेंट ये बनाता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी तकलीफ और दर्द में हो, तुम्हारे लिए हमेशा दूसरों का दर्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज तुम्हारी इसी आदत का शायद मैं फायदा उठाने जा रहा हूँ, पर यकीन मानो किसी और को कभी तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाने दूंगा। तुम्हें अपने पास रखने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी कपकेक बट आई हैव टू बी सेल्फिश दिस टाइम। इधर मदीहा पिछले 2 घंटे से इन्हीं सब चीजों में खोई हुई थी कि तभी उसके कानों में अजान की आवाज आई। उसने नजर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो यह जोहर की नमाज का वक्त था। वह हिम्मत कर कर उठी और बाथरूम में जाकर वाजू बनाकर बाहर आए और जानमाज पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू की। इसमें शायद उसे भी सुकून मिल रहा था। कहते हैं ना कि जब हम जिंदगी की भाग दौड़ से थक जाते हैं तो वापस उसी के पास आते हैं जिसने हमें बनाया है। कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद, कुछ चर्च तो कुछ गुरुद्वारे, पर तलाश सबकी एक ही होती है, सुकून की तलाश। नमाज अदा करने के बाद उसने अपने हाथ फैलाकर दुआ मांगना शुरू किया, या अल्लाह तू तो रहीम है, मर्सिफुल रहमान है, ग्रेशियस, हमसे मोहब्बत करता है। बचपन में अम्मी कहती थी कि तेरे फैसले सबसे ज्यादा बेहतरीन होते, तूने मेरी किस्मत लिखी है, मेरा नसीब लिखा है, मुझे तुझ पर शक नहीं है, और अगर तूने मेरी जिंदगी में इस शख्स को लिखा है जिसे मैं सबसे ज्यादा नापसंद करती हूँ तो मुझे मंजूर है।
तेरे फैसलों पर सवाल उठा सकूं इतनी ना शुक्रिया नहीं हूं मैं, बस दुआ मांगती हूं कि मुझे हिम्मत देना, सब्र देना कि मैं इस अनचाहे रिश्ते को संभाल पाऊं। अगर जिस शख्स से मैं सबसे ज्यादा डरती हूं उसी को तूने मेरी किस्मत में लिखा है तो ठीक है, यही सही मुझे हिम्मत दे कि मैं सही रास्ता चुनूं, क्योंकि अपनी जिद में चलकर अपने घर वालों का ही दिल दुखाओ, इतनी खिलाफत करने की ताकत नहीं है मुझ में। दुआ मांगने के बाद न जाने वो कितने घंटे तक ऐसे ही बैठी रही और 1-2 घंटे बाद उठकर बेड पर जाकर लेट गई और थोड़ी देर के बाद उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अब उसके दिल में कहीं ना कहीं सुकून था और उसने फैसला भी ले लिया था। शाम को 5 बजे के आसपास जब सोफिया कॉलेज से वापस आई तो उसे मदीहा सोती हुए दिखी, इसलिए उसने भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और नीचे किचन में डिनर के लिए हेल्प करने चली गई। रात 8 बजे ये डिनर का टाइम था और सभी लोग डिनर टेबल पर मौजूद थे शिवाय मदीहा के। शिफा जी ने उसे बुलाने के लिए सोफिया को भेजा तो वह अभी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसे डाइनिंग हॉल की तरफ मदीहा आती दिखी। उसे आता देख सबको जरा हैरानी हुई, क्योंकि वो काफी देर से रूठी बैठी थी और उसने लगभग 24 घंटे के आसपास से किसी से बात नहीं की थी। पर अदनान काफी शांत था, उसे कोई हैरानी नहीं थी। उसने एक नजर उठाकर मदीहा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर बहुत शांति थी पर एक उदासी भी थी। आज वो रोज वाली चुलबुली सी लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लग रही थी, उलझी हुई, शांत। और इसकी वजह अदनान को पता थी। जब वो और थोड़ी देर तक उसके चेहरे को नहीं देख पाया तो उसने अपनी नजरें झुका ली। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी तकलीफ हो रही थी, पर यह तकलीफ जरूरी थी शायद। मदीहा चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गई और उसने खाना खाना शुरू किया। ना उसने किसी की तरफ देखा ना कुछ कहा, पर हाँ, सबका ध्यान उस पर था और उसे इस तरह शांत देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खाते वक्त डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल खामोशी थी, जो कि बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि इस वक्त नॉर्मली चहल पहल होती थी, सब लोग बातें करते हुए खाना खाते थे, पर आज वहाँ ऐसी खामोशी थी जैसे मातम छाया हो। इसी खामोशी को तोड़ते हुए अदनान अपनी गहरी आवाज में कहता है, 1 हफ्ते बाद से मेरी एक इम्पोर्टेंट केस की हियरिंग स्टार्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे 1 हफ्ते में शादी हो जाए। उसकी इस बात में जैसे धमाका फोड़ दिया, सबके हाथ खाते हुए रुक जाते हैं। अदनान ने यह बात इतनी कैजुअली कही थी जैसे बहुत नॉर्मल कुछ कह रहा हो। वही मदीहा जो अभी शायद पहला ही निवाला मुंह में डालने वाली थी, उसके हाथ भी वही की वही रुक गए। सहर जी गुस्से में मगर धीमी आवाज में, और हमने कब कहा कि तुम्हारी और मदीहा की शादी तय हो गई है? किसी की कोई शादी नहीं हो रही है। जब मदीहा तैयार नहीं है तो हम उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझी तुम? उनके कहने के लहजे में कुछ गुस्सा था तो कुछ मायूसी, जिसने सबने महसूस किया था। जमाल जी कुछ कहना तो चाहते थे पर उनकी हिम्मत नहीं हुई। वह सीधे सीधे अपने भाई को मना नहीं कर सकते थे और मदीहा के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खामोश रहना ही चुना। डाइनिंग टेबल पर जैसे बिल्कुल खामोशी छा गई थी और यह खामोशी कुछ मिनट तक चलती रही। तभी सबके कानों में मदीहा की धीमी आवाज सुनाई दी, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। उसकी कहते ही सबको झटका लगा जैसे, और सभी ने उसकी तरफ देखा जो अभी भी नजरें झुकाए अपनी प्लेट को घूर रही थी। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या कहा। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब हैरान थे सिवाय अदनान सिद्दीकी के, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि यही होने वाला है। अगर किसी ने सबसे पहले सवाल किया तो वो थी नाजिया जी। वो खुशी से मदीहा को देखकर पूछती है, बेटा क्या कहा तुमने, दोबारा तो कहो। मदीहा इस बार सर ऊपर कर कर सबको देखते हुए बिना किसी भाव के कहती है, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी करना चाहती हूँ। किसी को अभी भी जैसे विश्वास नहीं हो रहा था, ये लड़की जो लगभग 24 घंटे से धरने पर बैठी थी अचानक से शादी के लिए मान गई कैसे? जमाल जी उठकर उसकी चेयर के पास आते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। सहर जी, हाँ बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मना कर दो। मदीहा, नहीं मुझे शादी करनी है, और वैसे भी कभी ना कभी तो करनी है, तो अभी क्यों नहीं? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों पर कैसे रिएक्शन दे, और अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान थी तो वो थी सोफिया। वह बिल्कुल ही चाहती थी कि मदीहा के साथ जबरदस्ती हो, पर यहाँ तो ये लड़की खुद ही हाँ कर रही है, पर उसे ये भी पता था कि वह खुश नहीं है। सब अभी हैरान परेशानी थे कि सबके कानों में एक बार फिर अदनान की आवाज आती है, अब जब लड़की भी तैयार है तो फिर क्या मसला है, हम कल ही निकाह करेंगे। और एक और धमाका। आज तो लग रहा था जैसे सिद्दीकी हाउस में धमाके ही धमाके हो रहे हैं, एक के बाद एक। रुखसार जी, पर बेटा शादी ऐसे थोड़ी ना होती है, 1000 लोगों को दावत देनी होती है, इतने कम होते हैं। और आज ही तो मदीहा ने हाँ किया है, ऐसे एकदम से कैसे शादी कर दे? मदीहा अदनान की इस बात पर खामोश थी, उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पर बाकी सब हैरान थे। अब भाई कल की कल शादी, ये तो पॉसिबल नहीं था, पर जो नॉर्मल कम करे वो अदनान सिद्दीकी कहा, उसका तो टशन भी अलग है और अंदाज भी। अदनान, मैं नहीं चाहता कि घर वालों के अलावा कोई और शादी में इन्वॉल्व हो, अभी बहुत छोटी है मदीहा, इसलिए सिर्फ निकाह पढ़ा रहे हैं। कुछ सालों बाद जब उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तब एक वलीमा पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेंगे, पर अभी के लिए इतना काफी है और निकाह कल ही होगा। इतना कहकर वह वहां से उठकर चला जाता है, पर उसकी बात सभी को कहीं ना कहीं ठीक भी लगती है। अभी सबको बताना कुछ सही नहीं था। उसके जाने के बाद मदीहा भी उठकर चली जाती है, उसमें हिम्मत नहीं थी अभी हाँ और बैठने की।
पर वो अपने कमरे की जगह सीधा गार्डन में जाकर बैठ जाती है। वैसे तो वो यहाँ अक्सर किताबें लेकर आया करती थी, पर आज शायद किताबों के किरदार भी उसे बहला नहीं सकते थे। जिंदगी ने इस तरह मजाक जो किया था उसके साथ। वो एकदम खामोशी से बैठी आसमान को देख रही थी, जिसमें आज चांद नहीं था, केवल अंधेरा था। शायद उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही था फिलहाल। तभी सोफिया वहां आकर कहती है, यह क्या हरकत है मदीहा, बताओ मुझे किसने फोर्स किया तुम्हें? मुझे पता है तुम्हें शादी नहीं करनी, फिर क्या मसला है? मदीहा बिना उसकी तरफ देखे आसमान को ही देखते हुए कहती है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया सोफिया, और अभी तुम प्लीज, जो मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का। सोफिया पर मदीहा उसे काटते हुए, तुम्हें मेरी कसम सोफिया, जाओ यहाँ से प्लीज। उसका बिहेवियर आज सोफिया को हैरान कर रहा था कि यह मदीना नहीं थी जिसे वो जानती थी, ये तो कोई और ही थी, इतनी संजीदा। पर उसने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उसे लगा कि शायद इस वक्त उसे अकेला रहना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो वहां से चली गई। मदीहा करीब 1 घंटे तक वहां बैठी रही। तभी शिफा जी हाथ में खाने की प्लेट लेकर वहां उसके पास बैठते हुए कहती है, भूखे रहने से तुम्हारी जिंदगी की मसले समझ नहीं जाएंगे, कल से कुछ नहीं खाया है, चलो शाबाश खाना खाओ। उनकी आवाज से उसे एहसास हुआ कि वह उसके पास बैठी है, वरना उसे तो पता ही नहीं चला था कि वो कब आ गई। मदीहा एक नजर उन्हें देखकर वापस आसमान को देखते हुए, मन नहीं है ताए अम्मी। उसके इनकार पर शिफा की कुछ देर से देखते हैं, फिर वो भी आसमान की तरफ देखते हुए बेहद प्यार से उससे कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ताया अब्बू से शादी नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती हुई थी हमारी शादी। उनकी बात पर मदीहा ने सारा चौंके हुए उन्हें देख, क्योंकि उसे तो लगता था कि वो और सहीर जी जिस तरह मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनकी लव मैरिज हुई होगी। उसे अपनी तरफ ऐसे दिलचस्पी लेते देखा शिफा जी आगे कहती है, मेरे अपने और सहीर जी के अब्बू ने हमारी शादी बहुत सालों पहले बिना हमसे पूछे तय कर दी थी, तब मेरा कोई इरादा नहीं था शादी का, पर जबरदस्ती मेरी शादी हो गई। और जब मैं इस घर में आई तो मेरा यही इरादा था कि सहीर जी जरूर बहुत बुरे होंगे, पर जैसे जैसे मैं उनके साथ रहती गई मुझे समझ आया कि उनसे बेहतर तो मैं खुद अपने लिए कोई नहीं ढूंढ पाती। कभी कभी हमारे साथ ऐसा ही होता है, जिंदगी हमारे साथ कुछ ऐसा करती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, पर आगे जाकर वह फैसला हमेशा सही रहता है। बस अपने रब पर भरोसा रखो। मुझे पता है अभी तुमने अपनी मर्जी से हाँ नहीं करी है, पर मदीहा मैंने तुम्हें कभी सोफिया से कम नहीं रखा, मेरे लिए तुम उससे ज्यादा बढ़कर हो। और मुझे पता है कि अदनान तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। हाँ वो थोड़ा गुस्सा करता है, थोड़ा कम बोलता है, थोड़ा सख्त है, पर वो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, ना गलत होने देखा, बहुत मोहब्बत से रखेगा तुम्हें। और मैं यह इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही अदनान सिद्दीकी की फितरत है, और इससे तुम भी अनजान नहीं हो। मदीहा उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, और वो भी इन्हीं सब बातों में उसे उलझाकर खाना भी खिला रही थी। उसके बाद दोनों के बीच खामोशियां छा गई, और शिफा की उसे खाना खिलाकर जल्दी कमरे में जाने का कहकर खुद वहां से चली गई, और मदीहा वहीं बैठी रह गई। शिवाजी हवेली के अंदर आई थी कि उन्हें वही नाजिया जी मिल गई, जिनके हाथों में खाने की प्लेट थी, और शायद वह मदीहा के पास ही जा रही थी। पर शिफा जी को वहां देखकर उन्हें एक सुकून मिला, और वो मुस्कुराते हुए उनसे कहती हैं, आपके होते हुए मुझे कभी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस खाना लेकर जा ही रही थी, और देखिए आप खिलाकर भी आ गई। शिफा जी हल्का सा मुस्कुराकर, आज इस तारीफ की हकदार में नहीं हूँ। नाजिया जी चौंकते हुए, मतलब? शिफा जी, अदनान ने भेजा था उसके पास खाना लेकर, उसे पता था उससे तो खाएगी नहीं, पर मुझे खा लेगी। उनकी बात सुनकर नाजिया जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, इसीलिए कहती हूँ कि मदीहा के लिए अदनान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। जारी है। आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे कि मदीहा इतनी जल्दी इमोशनल ब्लैकमेल होकर कैसे मान गई, तो देखो सबसे पहले तो वह सिर्फ 17 साल की है, और एक 17 साल की बच्ची के लिए उसके घर में शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके माँ बाप। और यह फैसला भी उसने अपने माँ बाप के लिए लिया है, और शिफा जी सहीर जी भी उसके माँ बाप जैसे ही है। पॉसेसिवनेस। रात 11 बजे सभी लोग हॉल में बैठे थे सिवाय मदीहा और अदनान के। अभी भी सभी शौक में थे अदनान का शादी के लिए हाँ करना, और फिर मदीहा से शादी की शर्त रखना, और अब मदीहा की अचानक से मंजूरी मिलना। ये किसी शौक से कब नहीं था किसी के लिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और जो हो रहा है सही है या गलत। कहीं वो लोग मदीहा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, ऐसे अचानक से कल निकाह होना ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। जैसे सहीर जी समझ नहीं आ रहा क्या करे, कल ऐसे अचानक से निकाल बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। जमाल जी, हाँ, और अभी तो मदीहा 18 की भी नहीं है, शादी लीगल कैसे होगी, निकाहनामा जायज नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सबको जरा परेशानी हुई। तभी नाजिया जी को कुछ याद आया, और उन्होंने कहा, आप उम्र को लेकर फिक्रमंद ना हो, क्योंकि मदीहा के सभी डॉक्यूमेंट्स में उसकी उम्र 2 साल बढ़कर है, यानी अभी लो 19 साल की है कागजों के मुताबिक, और 2 हफ्ते बाद तो उसका बर्थडे वैसे भी है। जमाल जी गहरी सांस लेकर, पर चलो ठीक है, कागजों के मुताबिक लो बालिक है, पर हकीकत में तो छोटी है ना। वो शादी जैसी चीजों के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है। वो कैसे रहेंगी अदनान के साथ? एक काम करते हैं, ग्रेजुएशन तक रुक जाते हैं, फिर कर देंगे निकाह।
उनकी बात सबको ठीक लग रही थी पर तभी रुखसार जी कहती है, और अदनान जैसे मान जाएगा हमारी बात। देखो जमाल, बाप हो तुम बेटी के, इसलिए तुम्हारी फिक्र जायज है, पर अदनान कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ज़हीन समझदार है बहुत, उसे पता है कब कैसे क्या करना है। वो इस रिश्ते में आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक मदीहा ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो जाती। उनकी बात सबको कहीं ना कहीं ठीक लगी। अदनान कोई आम लड़का नहीं था, उसे पता था कब क्या करना है, कैसे करना है। सहीर जी समझ नहीं आ रहा खुद हो या परेशान, पर एक बात तो हम सब जानते हैं, अगर उसने कहा है कि वो मदीहा से शादी करेगा तो वो सिर्फ उससे ही शादी करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों का निकाह कल ही करा दे। वैसे ही किसी बाहर के इंसान को तो बुलाना नहीं है। सबके डिस्कशन के बाद यही नतीजा निकला कि कल दोनों का निकाह पढ़ा दिया जाएगा जोहर के बाद, जिसमें सिर्फ घर वाले ही शरीक होंगे, और जब मदीहा की ग्रेजुएशन सेरेमनी हो जाएगी तब एक वलीमा पार्टी के साथ सबको बता दिया जाएगा। डिस्कशन के बाद सोफिया कमरे में आई तो मदीहा खिड़की के पास खड़ी आसमान को ही देख रही थी। वो थोड़ी देर पहले ही गार्डन से वापस आई थी और तब से यही खड़ी थी। उसके चेहरे पर अभी भी कोई इमोशंस नहीं थे, वो मदीहा जैसे लग ही नहीं रही थी, वो तो कोई और ही थी। सोफिया के कुछ पल तक उसे देखा और फिर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, मदीहा। मदीहा ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर सोफिया के दिल में जैसे एक दर्द हुआ। वो कभी नहीं चाहती थी कि मदीहा के साथ कुछ भी बुरा हो। सोफिया उसे अपने गले लगाकर कहती है, क्यों कर रही हो ये सब मदीहा, ना कर दो, मत करो वो जो तुम नहीं चाहती। मदीहा उससे अलग होकर हल्का सा तल्खी से मुस्कुराते हुए कहती है, काश कर पाती पर अपनों का दिल दुखाकर खिलाफत कर सकूं, इतनी बहादुर नहीं हूं सोफिया। ये कहते हुए वो बेड पर बैठ चुकी थी और सोफिया भी उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, पर तुम अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगाना चाहती हो मदीहा, तुम भाई को पसंद तक नहीं करती। मदीहा तुम्हें पता है सोफिया, जब मैं 6 क्लास में थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ा था, तब अब्बू फिजिकली फिट नहीं थे, उन्हें डेंगू था, इसलिए ताया अब्बू ने मुझे ब्लड डोनेट किया था, क्योंकि उनका ब्लड ओ था, उन्होंने मेरी जान बचाई थी सोफिया, और अगर अब मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊँ तो उस जिंदगी का क्या फायदा जो उन्होंने मुझे दी है। तुम्हें पता है जब मैं बेहोश होने वाली थी उस दिन, तब मैंने डॉक्टर को कहते सुना था कि अगर मुझे ब्लड नहीं मिलता तो मैं मर जाती। सोफिया उसे डांटते हुए, मदीहा तुम किस बात को कहाँ से कहाँ जोड़ रही हो, देखो हम सब जानते हैं कि तुम अम्मी अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हो, पर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मदीहा हल्का सा मुस्कुरा कर, तुम्हें पता है आज मैंने अम्मी और अब्बू की बातें सुनी थी और आज से पहले मैंने कभी अपने अब्बू को इतना हेल्पलेस नहीं देखा था। पता है अब्बू तारा अब्बू से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ वो इस तरह मायूस हो, और फिर अगर मेरी किस्मत में अदनान जी लिखे हैं तो ठीक है, यही सही, देखते हैं किस्मत कहाँ तक लेकर जाती है। अब सोफिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, अब मुझे समझ आ रहा है कि अम्मी अब्बू तुमसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं। पता है तुम बहुत समझदार हो, बहुत अच्छी हो, और यही तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है। खैर अब ज्यादा मत सोचो, देखो ऑलरेडी 12 बजे बज गए हैं, सो जाओ, कल बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। उसके कहने पर मदीहा बिस्तर पर अपनी जगह लेट जाती है और सोफिया भी अपनी साइड जाकर हो जाती है। कुछ देर बाद सोफिया तो गहरी नींद में थी, पर मदीहा को काफी देर तक नींद नहीं आई, वो काफी कुछ सोच रही थी, पता नहीं किस पहर उसकी आंख लगी। इधर अदनान के कमरे में वो अपने टैब से मदीहा को ही देख रहा था, पर जब उसने उसे सुकून से सोते हुआ देखा तो टैब बंद किया और खुद सोफे से सिर टिकाकर आंखें बंद कर कर उसी के बारे में सोचने लगा। ऐसे ही सोचते सोचते अचानक उसके जहन में कुछ सालों पुरानी एक याद जाग उठी। फ्लैशबैक। एक लड़की जिसकी उम्र 6 साल होगी, वो स्कूल कैंपस में खड़ी थी, उसके चेहरे पर कुछ घबराहट थी और वो डरते हुए सामने देख रही थी। वो ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग सामने देख रहे थे, जहां एक लड़का जिसकी उम्र करीब 17 साल होगी वो एक दूसरे लड़के को बुरी तरह पीट रहा था, और वो दूसरे लड़के जिसकी उम्र 16 साल कुछ होगी, उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। पहला लड़का गुस्से में उस दूसरे लड़के को मारते हुए चिल्लाकर कहता है, छुआ कैसे तूने उसे, हिम्मत कैसे हुई मेरी कपकेक को टच करने की, उसके कहा था ना दूर रह, तो तूने हाथ कैसे लगाया, देखा नहीं कैसे डर रही थी वो, बोल कैसे हिम्मत करी उसे छूने की, डैम इट हाउ डरे यू टू टच समथिंग दैट्स माइन। ये कहते हुए उसने एक और मुक्का उसे मारा तो दूसरे लड़के की हालत और खराब हो गई, पर उसने खुद को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से टूटे फूटे शब्दों में कहा, अदनान, आई एम सॉरी, मुझे बस वो क्यूट लगी। तो मैंने उसके गाल टंच किए। मुंह, मुझे नहीं पता था वो तेरी सिस्टर है। उसके मुंह से सिस्टर सुनकर तो अदनान और बधक गया और वो उसे पेट में एक लात मारते हुए गुस्से में कहता है, शी इज नॉट माई सिस्टर, शी इज माई वाइफ डॉट, शी इज माई न्यू ब्लडी चीपस्टर। अदनान सिद्दीकी की मलकियत है वो, उसका नाम मदीहा सिद्दीकी नहीं है, बल्कि मदीहा अदनान सिद्दीकी है, और तूने उसे टच किया, उसे अनकंफर्टेबल फील कराया। हाउ डरे यू टू डू दैट। अब तक वो दूसरा लड़का बेहोश हो चुका था तो अदनान उसे वहीं ग्राउंड पर छोड़कर वहां मौजूद सभी को घूरते हुए अपनी लाल आंखों के साथ तेज और सख्त आवाज में कहता है, आज के बाद अगर किसी ने भी मेरी कपकेक को परेशान किया तो इसे तो जिंदा छोड़ा है, पर किसी और को सीधा कब्रिस्तान में कब्र तक छोड़कर आऊंगा, ये बात अपने जहन में याद कर लो। इतना कहकर वो 6 साल की मदीहा के पास आकर अपने एक घुटने के बल बैठकर उसे अपने पास आने का कहता है, पर वो 6 साल की बच्ची अदनान के गुस्से से इतना डर गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके पास जाने की।
वो अभी सिर्फ 2 क्लास में थी और अदनान 12 में। अगर उम्र को मद्देनजर रखा जाए तो शायद उनका कोई मैच नहीं था। दरअसल थोड़ी देर पहले वो लड़का जिसकी अदनान साहब ने धुलाई की थी वो मदीहा को टच करने की कोशिश कर रहा था और मदीहा को उससे डर लग रहा था और यह अदनान ने देख लिया फिर किया। अब जो हालत अदनान ने की है उस लड़के की कम से कम 6 महीने हॉस्पिटल बेड से उठ नहीं पाएगा। उसे इस तरह खुद से डरता देख अदनान आंखें बंद कर कर एक गहरी सांस लेता है जिससे उसका गुस्सा कुछ शांत होता है और फिर अपनी आंखें खोलकर अपनी बाहें फैलाकर बेहद शांत और प्यार से कहता है, कपकेक कम हियर। अपने अदनान के पास आओ, आई विल बाय यूर आइसक्रीम कम बेबी दिल। उसके इतने प्यार से कहने पर मदीहा जो पहले से ही डरी हुई थी एकदम दौड़कर उसके पास आती है और उसके गले लगते ही सिसकने लगती है। अब जब वो 17 साल की होने के बाद इतना डरती है तो तब तो फिर भी बच्ची थी, ऊपर से अदनान का गुस्सा वो कांप रही थी डर में। उसे ऐसे डरते देख अदनान उसे कसकर अपने सीने से लगाए ही उसकी पीठ रब करते हुए कहता है, बच्चा चुप हो जाओ, क्या हुआ मेरे बेबी को देखो, हम तो बस ढिशुम ढिशुम खेल रहे थे, डर गया मेरा बच्चा, सॉरी कपकेक। उसे ऐसे बात करते देख वहां मौजूद हर एक इंसान को जैसे झटका लगा था। मतलब ये लड़का जो थोड़ी देर पहले ऐसे पागलों की तरह एक इंसान को मार रहा और अब ऐसे प्यार से बात कर रहा था, मतलब ये पॉसिबल था कैसे। पर भाई अदनान को तो बचपन से झटके देने की आदत थी। मदीहा उससे अलग होकर टुकुर टुकुर उसे देखने लगती है। रोने के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था और नाक भी बह रही थी पर वो अदनान को बहुत क्यूट लग रही थी। मदीहा अदनान की शर्ट की स्लीव से अपनी नाक पोंछते हुए कहती है। मदीहा बहुत डर गई थी। उसकी इस हरकत पर अदनान हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, वो तो ठीक है पर तुमने मेरे कपड़ों से क्यों अपनी नाक पोंछी, इट्स बैड मैनर्स। मदीहा, मेरे कपड़ों से पोंछती तो वो खराब हो जाते, फिर अम्मी मेरे को मारती तो। आपको थोड़ी ना कोई मारेगा, आप तो बिग बॉय हो, मैं लिटिल हूँ अभी। उसकी बात सुनकर अदनान की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है और वो मदीहा को गोद में लेकर अपना बैग और उसका बैग उठाकर वहां से चला जाता है और सब अभी भी सदमे में उसे ही देख रहे थे कि हुआ क्या अभी। इधर मदीहा अदनान की गोद में उसके कॉलर से खेलते हुए पूछती है, आपने मुझे वाइफ क्यों बोला, वाइफ क्या होता है। अदनान, वाइफ वो होती है जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके लिए गिफ्ट लाते हैं, जिसे पैम्पर करते हैं, और मैं तुम्हारे लिए ये सब करता हूँ तो हुई ना तुम मेरी वाइफ। मदीहा कुछ सोचकर, हाँ मैं आपकी वाइफ हूँ, समझ गई। उसकी नादानी कम बेवकूफी पर अदनान मुस्कुरा दिया। फ्लैशबैक एंड। अदनान यही सब सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। वो खुद से ही कहता है, तुम इतनी छोटी क्यों हो मुझसे कपकेक, ऊपर से निहायती बेवकूफ भी हो, काश तुम इस दुनिया में पहले आ जाती, पर कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था तुम मेरी वाइफ बनोगी, पर तुम तो सब भूल गई, कोई बात नहीं, करके बाद सब वैसा होगा जैसा मैं चाहता था। यही सोचकर वो मुस्कुरा उठा। फिर कुछ सोचकर वो उठा और कमरे से निकलकर मदीहा और सोफिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो जब कमरे में पहुंचा है तो मदीहा और सोफिया गहरी नींद में थी। वो आहिस्ता से चलकर मदीहा के पास जाता है और एकटक उसे निहारने लगता है। कुछ देर उसे निहारने के बाद वो आहिस्ता से सरगोशी से कहता है, आज तक जो मैं मैनिफेस्ट करता आया हूँ अब उसे रियलिटी में चेंज करने का वक्त आ गया है कपकेक। फ्रॉम टुमारो आई विल ओन यू एंड यू विल ओन मी। इतना कहकर वो हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमता है, फिर एक नजर उसे देखकर जाने लगता है कि उसकी नजर सोफिया पर जाती है जिसका ब्लैंकेट नीचे गिर गया था। ये देखकर वो नागवारी में सिर हिलाकर उसके पास आता है और नीचे से ब्लैंकेट उठाकर उसे उड़ाते हुए कहता है, तुमने तो अभी से ही अपनी भाभी की साइड लेना शुरू कर दिया है, नॉट बैड, पर अब तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड पर फोकस करना चाहिए, ना कि मेरी कपकेक पर। इतना कहकर वो हल्का सा झुककर उसका माथा भी चूमता है और वहां से चला जाता है। कल सब कुछ बदलने वाला था और एक नई शुरुआत होने वाली थी, मोहब्बत की शुरुआत जारी है। तो कल आप सब इनवाइटेड हैं मदीहा और अदनान की शादी में जरूर आना। और हाँ, अभी भी आई थिंक कुछ लोगों को कजन मैरिज को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, तो लेट मी क्लियर इट टू यू, कजन मैरिज कमिंग नहीं है, बहुत रेयर है, पर मुझसे मेरे कुछ प्यारे लिसनी ने बोला के लिए कहा था तो मैंने बोल है। और अगर कोई साउथ इंडिया से हो तो उसे पता होगा कि यह काफी कमिंग है वहाँ, और नॉट जस्ट मुस्लिम्स, यहाँ तक कि और काफी रिलीजन भी इसे फॉलो करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस। निकाह स्पेशल नेक्स्ट डे। आज निकाह का दिन था, या यूं कहूं अनएक्सपेक्टेड निकाह का दिन, पर हवेली में कोई सजावट नहीं थी और ना ही कोई मेहमान थे। सिर्फ यास्मीन को सोफिया ने एक हतीला इन्फॉर्म कर कर बुला लिया था और उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मदीहा का निकाह अदनान से हो रहा है, क्योंकि यह शायद वो आखिरी चीज थी जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि इस दुनिया में होगी। वह खुद बहुत सवाल करना चाहती थी मदीहा से, पर सोफिया ने किसी तरह उसे शांत रहने के लिए कहा था, क्योंकि उसे पता था शायद इस वक्त मदीहा इन सब का जवाब देने के स्टेट में नहीं है। इस वक्त दिन के 12 बजे बज रहे थे और सोफिया और यास्मीन मिलकर मदीहा को तैयार कर रहे थे इतने लास्ट मोमेंट पर। दुल्हन का जोड़ा लाना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने नाजिया जी का ही निकाह का जोड़ा पहना था और शायद उसे इन सब से फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि उसने क्या पहना है, क्या हो रहा है। वो बिल्कुल खामोशी से आईने के सामने बैठी थी और सोफिया और यास्मीन उसे सजाने में लगी हुई थी। उसने सुबह से एक शब्द तक नहीं बोला था, ना कुछ खाया था। सोफिया ने उससे बात करने की कोशिश की थी पर उसने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोश थी। उसकी मेंटली स्टेट को सब समझ रहे थे पर कहीं ना कहीं सब मजबूर थे। करीब 1 घंटे बाद उसे पूरी तरह से तैयार कर दिया गया
था उस सफेद रंग के गरारे कुर्ते में जिस पर पूरी तरह से गोल्डन कलर का वर्क किया गया था। लंबे बालों की एक छोटी बनाई गई थी जो उसकी कमर से कहीं नीचे तक आ रही थी। बालों में गजरा लगाया गया था, कानों में बड़े बड़े झुमके, मान टीका, झूमर, गले में खानदानी हार, हाथों में गोल्डन और लाल रंग की चूड़ियां, पैरों में पायल, नाक पर बड़ी सी नथ, आंखों पर लाइनर, आईशैडो, काजल, गालों पर ब्लश, होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक और लाल रंग की खूबसूरत सी जड़ी हुई चुनरी जिससे उसका सर ढका गया था। वो शायद इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। बिना मेहंदी के, बिना हल्दी के नूर के भी उसका चेहरा चमक रहा था। अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी खुशी की, क्योंकि उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ रहा हो कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। सोफिया एकटक उसे देख रही थी। उसके लिए यह मोमेंट बहुत इमोशनल था। वो उसकी बहन जैसी थी और आज वो रुखसत होकर जाने वाली है। कहने को तो वो कहीं नहीं जा रही, इसी घर में रहेगी, पर फिर भी आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब उस पर किसी और का हक बाकी सबसे ज्यादा होगा, रिश्ते बदल जाएंगे, वो उसकी भाभी बन जाएगी। कहने को पर उसे पता था इन सब में मदीहा शायद कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो खुश है ही नहीं, पर उसकी बात कितनी सच रहती है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। यास्मीन मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहती है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने कभी नहीं देखी। उसके इस कॉम्प्लीमेंट पर मदीहा हल्का सा तल्ख के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने यकीनन इतनी बदकिस्मत दुल्हन भी कभी नहीं देखी होगी। ये सुबह से पहले शब्द थे जो उसने कहे थे, जो शायद उसके हाल को बखूबी बयां कर रहे थे। दरवाजे पर खड़ी नाजिया जी और शिफा जी ने भी सोफिया और यास्मीन के साथ उसके शब्द सुने थे और उन दोनों का दिल जैसे कट गया था। अपनी बच्ची के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कल से वो मदीहा तो जैसे गायब हो गई थी, जो हर बात पर हंसती मुस्कुराती रहती थी और पूरे घर को अपने पीछे घुमाती थी। कल से तो पता नहीं वो कोई और ही बन गई थी, जैसे संजीदा, शांत और खामोश। नाजिया जी की आंखें तो भर आई थी और इसकी दो वजह थी, पहले मदीहा के शब्दों की वजह से और दूसरी उसे इस तरह दुल्हन के लिबास में देखकर। उनके बहुत अरमान दे अपनी इकलौती बेटी की शादी के, और आज वो अरमान पूरे भी हो रहे थे, पर इस तरह यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनकी नज़र में अदनान मदीहा के लिए सबसे बेहतरीन था और वो इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाकर यह शादी बहुत सक्सेसफुल होगी और अदनान हमेशा मदीहा से मोहब्बत करेगा। पर इस वक्त मदीहा को इस तरह उदास देखकर उनका दिल भी दुख रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि जब उसकी शादी हो तो वो खुद भी खुश हो, इस तरह जबरदस्ती से कुछ ना हो। उन्हें इस तरह रोता देख शिफा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझाते हुए कहती है, खुद को संभालो नाजिया, जो होने वाला है वो ऊपर वाले का फैसला है। मुझे पता है तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल होगा, पर यकीन मानो इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। नाजिया जी हल्का सा मुस्कुराकर, अगर मुझे अदनान पर भरोसा ना होता तो मैं कभी इस शादी के लिए हाँ करती ही नहीं, पर फिर भी भाभी इकलौती बेटी है मेरी, कहने को तो वो कहीं नहीं जाएगी, हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगी। फिर भी रिश्ते तो बदल जाएंगे ना, अब उस पर मुझसे ज्यादा अदनान का हक होगा, आपका हक होगा, और शायद उसके दिल में हमेशा ये बात रह जाएगी कि उसकी अम्मी ने उसकी शादी जबरदस्ती होने दी। मुझे डर लग रहा है भाभी, कहीं मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेगी ना, वो इकलौती औलाद है मेरी, सह नहीं पाओगी उसकी नफरत में। शिफा जी, नाजिया कैसी बातें कर रही हो तुम, बहुत समझदार है वो, और हम में से किसी ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं करी, हमने उसे समझाया था, पता नहीं कैसे वो अचानक से शादी के लिए मान गई। और अब तुम कुछ मत सोचो, बस उसे हौसला देकर विदा करो, और वैसे भी तुम्हारी नजरों के सामने ही तो रहेगी वो, अभी तुमने कहा तो फिर डर किस बात का है। और देखना, शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं होगा और अदनान का रंग चढ़ जाएगा, उस पर इतना भरोसा है मुझे, मेरे बेटे पर दीवाना कर देगा वो इसे अपना, देखना अभी 1 महीने में ही अदनान अदनान करती फिरेगी, सारी मायूसी धरी की धरी रह जाएगी, भरोसा करो मेरा। उनकी बात सुनकर नाजिया जी भी कुछ शांत हुई और शिफा जी के साथ कमरे में अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखकर सोफिया और यास्मीन मदीहा के पास से थोड़ा सा दूर हो गए, क्योंकि उन्हें पता था यह मोमेंट नाजिया जी के लिए भी बहुत इमोशनल है और शायद उन्हें थोड़ी स्पेस की जरूरत है। इधर बाहर हाल में सभी मर्द रुखसार जी और जमुला जी के साथ नीचे हॉल में मौजूद थे, सिवाय अदनान के। आज सभी ने ज्यादातर अलग अलग रंग के कुर्ते पजामे पहने हुए थे, किसी के पास इतना टाइम नहीं था जो बहुत सजे संवरे। सभी रुखसार जी और जमीला जी ने भी हल्के हल्के रंग के कड़े हुए सूट पहने हुए थे। किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि घर की सजावट करवा सके। बड़ी अजीब सी शादी हो रही थी, ना हल्दी हुई, ना मेहंदी, ना मायूं, ना ढोल की, ना दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी, ना चेहरे पर हल्दी, ना कोई नाच, ना कोई गाना। यह शादी तो जैसे धमाका थी जो कल फूटा और आज इसका शोर होगा। रियान काजी साहब को लेने गया था और जमाल जी ने वकील से कहकर निकाहनामा मंगवाया था, जो कि लास्ट मोमेंट पर जल्दी जल्दी बनाया था। निकाहनामा शादी के डॉक्यूमेंट और पेपर्स को कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग कानूनी तौर पर शादी होती है। सहर जी अपने हाथ में पहनी प्लेटिनम की घड़ी में वक्त देखते हुए कहते हैं, 1:45 हो गया है, अजहर बेटा अदनान को उसके कमरे से बुला लाओ, काजी साहब भी आते होंगे। उनके कहने पर अजहर, जिसने आज हल्के ग्रे कलर का पठानी सूट पहना हुआ था, वो अदनान को बुलाने उसके कमरे की तरफ चला जाता है। उसके कमरे के पास पहुंचकर वो बाहर से दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। पहले तो अजहर को डर लग रहा था, क्योंकि उसके कमरे में जाने की इजाजत कहाँ थी किसी को, पर आज के दिन की तो बात ही अलग थी। आज तो शायद अदनान उसे किसी भी चीज की इजाजत दे देता, फिर उसके कमरे में दाखिल होने की तो आम बात है।
अजहर अंदर जाता है तो उसके कदम कुछ पल के लिए तो दरवाजे पर ही अटक कर रह जाते हैं और उसकी नजर अदनान पर जाती है जो आईने के सामने खड़ा अपनी घड़ी बांध रहा था। उसने एक क्रीम कलर का बिल्कुल नॉर्मल सा क्रीम कलर का पठानी सूट पहना हुआ था जिस पर एक क्रीम कलर की ही बास्केट जैकेट थी। अपने सिल्की बालों को जेल से बहुत सलीके से सेट किया हुआ था, बस वो इसी में कमाल का लग रहा था, इतना हसीन कि यहाँ तक कि अजहर की आंखें भी दो पल के लिए उस पर ठहर ही गई। उसे ऐसे दरवाजे पर खड़ा देख अदनान बिना उसे देखे ही कहता है, मुझे इस तरह की नजरों से देखना बंद करो और या तो अंदर आओ या दफा हो जाओ। उसकी गहरी आवाज सुनकर अजहर होश में आता है और वो झेप कर अंदर आते हुए कहता है, वो भाई आपको सब नीचे बुला रहे हैं, वक्त हो गया है निकाह का। अदनान, हमारी होने वाली बेगम साहिबा की क्या अपडेट है? ज्यादा रो तो नहीं रही? ठीक तो है? वो तैयार हो गई? उसने जैसे एक साथ 4-5 सवाल पूछे और अजहर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह वैसे तो काम ही बोलता था पर जब भी बोलता था उसके सारे सवाल सिर्फ मदीहा से रिलेटेड ही होते थे और अजहर को इसकी बचपन से आदत थी क्योंकि वो उसके हाले दिल से बहुत अच्छे से वाकिफ था। अजहर, नहीं भाई, रो तो नहीं रही और तैयार भी हो गई है, पर सोफिया बता रही थी कि कल से उसने कुछ नहीं बोला है, खामोश है रात से। अदनान उसकी तरफ आते हुए, वक्त लगेगा उसे, आसान नहीं है उसके लिए सब कुछ। खैर तुम अपनी होने वाली बीवी को समझाओ जरा मेरी बेगम साहिबा से दूर रहें। उसकी यह बात सुनकर अजहर का जैसे सर चकरा गया, मतलब कोई इंसान इतना पजेसिव कैसे हो सकता है कि अपनी बहन से ही जलने लगे। अदनान की बात सुनकर अजहर के जहन में पहला ख्याल यही आया था जो वह शब्दों में तो नहीं कह पाया डर के मारे, पर उसने मन में जरूर सोचा था। अजहर भाई, आपकी बहन है, वो मेरी होने वाली बीवी नहीं है बस, और मदीहा के साथ एक रिश्ता है उसका जो बहुत मायने रखता है, उसके लिए फिक्र करना फर्ज है उसका। अदनान कमरे के बाहर जाते हुए, अब किसी को भी मेरी कप केक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था और अजहर भी नागवारी में सिर हिलाकर जल्दी जल्दी उसके पीछे जाता है। अदनान और अजहान नीचे हॉल में आते हैं तो अब तक काजी साहब और वकील दोनों वहां आ गए थे। अदनान सीधा जाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसके बैठते ही सहीर जी हल्का सा मुस्कुराकर जमीला जी से कहते हैं, आप आ जाए, मदीहा को भी ले आइए, निकाह का वक्त हो रहा है। उनकी बात सुनकर जमीला जी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर उम्मीद के साथ मदीहा के कमरे की तरफ चली जाती है। करीब 10 मिनट बाद हॉल में एक आवाज गूंजती है, छन छन छन। धीरे धीरे यह आवाज बढ़ती जा रही थी और जैसे ही अदनान के कानों में यह आवाज पड़ी, सुकून के साथ उसकी आंखें बंद हो गई और चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट छा गई। यह मदीहा की पायलों की आवाज थी जो जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतर रही थी वैसे वैसे तेज होती जा रही थी। वही मदीहा को इस तरह दुल्हन के लिबास में देखकर सभी की आंखें इमोशनल हो गई, पर अगर कोई सबसे ज्यादा इमोशनल हुआ था तो वो थे जमाल जी। अपनी इकलौती बेटी को इस तरह दुल्हन बनता देख वो काफी इमोशनल हो गए थे, पर आज वो दुखी नहीं थे और ना ही परेशान थे क्योंकि उनके कानों में अदनान से हुई वो कन्वर्सेशन चल रही थी जो एक रात पहले हुई थी। अब आप ही सोच रहे होंगे कौन सी कन्वर्सेशन, तो चलो बताते हैं। फ्लैशबैक। कल रात जमाल जी अपने कमरे में बैठे थे, इस वक्त वहां नाजिया जी नहीं थी। मदीहा की हाँ सुनकर भी उनका दिल ये करने को तैयार नहीं था। वो ये तो जानते थे कि अदनान मदीहा के लिए हर तरीके से सही है, पर फिर भी उनका दिल मान ही नहीं रहा था। एक पल को तो वो सोच रहे थे कि खुद जाकर सहीर जी से मना कर दे, वो अपनी बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। उन्हें पता है कि मदीहा ने हाँ तो करी है पर वो खुश नहीं है। वो अभी यही सब सोच रहे थे कि किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्हें लगा कि शायद नाजिया जी होगी, इसलिए उन्होंने बिना दरवाजे की तरफ देखे ही अंदर आने की इजाजत दे दे। कुछ देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां अदनान खड़ा था। उसे देखकर उन्हें जरा हैरानी हुई क्योंकि अदनान आज तक कभी उनके कमरे में नहीं आया था। वो उसे देखकर हैरानी से पूछती है, बेटा तुम यहाँ? ये कहकर वो अपनी मूविंग चेयर से उठने ही वाले थे कि अदनान उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहता है, बैठे रहिए चाचू। फिर खुद उनके पास जाकर जमीन पर बैठकर उनका हाथ पकड़कर कहता है, जानता हूँ परेशान है मदीहा को लेकर आप और मेरी इस अचानक से हुई फरमाइश को लेकर भी चाचू मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता। मैं बचपन से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ और अभी भी सीधे मुद्दे की बात करूंगा। आपका उसे लेकर परेशान होना जायज है, आप वालिद साहब है उसके, पर एक बार मुझे समझने की भी कोशिश कीजिए। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, या शायद मोहब्बत से भी कहीं ज्यादा अगर कुछ होता है तो वही है मुझे मेरी मदीहा से। मैंने उसे हमेशा से उसी नज़र से देखा है कि वो मेरी है, आज नहीं तो कल भी मैं उसी से शादी करता, शायद जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती तब, पर अब मैं और सब्र पर नहीं कर सकता। ऊपर से अब्बू की हालत, अगर उन्हें इसमें खुशी मिलती है तो फिर यही सही, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भू नहीं सकता, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है ये। मुझे उससे तब से मोहब्बत है जब वो सिर्फ चाची के पेट में थी, जब डॉक्टर ने पहली बार बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, तब से मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए इस दुनिया में आए हैं। मैंने उसे हमेशा से अपनी बेगम की हैसियत से ही देखा है, जब वो छोटी थी तब भी और अब जब वो 17 साल की हो गई है तब भी। मुझे पता है अभी शादी भी इलीगल है, मैं तो खुद वकील हूँ पर कुछ नहीं कर सकता, दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली और आखिरी बार मांग रहा हूँ, मुझे मेरी मोहब्बत दे दीजिए, मुझे जोर
जबरदस्ती कुछ करना नहीं है और मैं करूंगा भी नहीं। आपका दिल दुखाकर मैं कुछ नहीं करना चाहता। आपकी जगह मेरी जिंदगी में वही है जो अब्बू की है, इसलिए ये समझ लीजिए कि आपका ही बेटा आपसे कुछ मांग रहा है। प्लीज उसे मुझे सौंप दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, एक खरोच नहीं आने दूंगा, उसे अपनी सांसों से ज्यादा हिफाजत से रखूंगा। प्लीज अगर आप कहेंगे कि मैं आपके सामने उसके लिए भीख भी मांगू ना, तो मैं खुशी खुशी मांग लूंगा, क्योंकि मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है, ना मेरा ईगो ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। इतना कहकर वह उनके सामने हाथ जोड़ने वाला था कि जमाल से उसे बीच में रोककर खड़ा करते हुए बेहद प्यार से उसका गाल सहलाते हुए कहते हैं, अदनान मेरे बच्चे, मुझे इस तरह शर्मिंदा न करो। बचपन से आज तक मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि तुमने मदीहा का मुझसे ज्यादा ख्याल रखा है। फिर एक गहरी सांस लेकर हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ दी तुम्हें तुम्हारी मदीहा अब खुश। उनकी बात सुनकर अदनान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाते हैं, जो कभी देखने को नहीं मिलती। इस वक्त अगर कोई उसे देखता तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यह वही अदनान सिद्दीकी है जो पूरे सिस्टम को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर सकता है, जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड का किंग सब की सब घुटनों पर आ सकते हैं। आज वो खुद अपनी मोहब्बत के लिए किसी के आगे झुक रहा है। वो कहते हैं ना मोहब्बत में अना है कैसी, अगर महबूब कहे तो कदमों में बैठ जाएं। ये लाइन फिलहाल अदनान सिद्दीकी पर बखूबी फिट हो रही थी। फ्लैशबैक एंड। सोफिया और यास्मीन अब तक मदीहा को लेकर नीचे हॉल में आ गए थे। नाजिया जी, जमीला जी और शिफाकी भी उनके पीछे ही थे और उम्मीद उनके आगे। जमाल जी खुद आगे बढ़कर मदीहा के माथे पर चूमते हुए कहते हैं, बहुत प्यारी लग रहे हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन के जैसी। मदीहा ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। जमाल जी की आंखें भी नम थी, और हो भी क्यों ना, शौहर की जगह बाप की जगह के बराबर होती है, उनके लिए शायद ये पल सबसे इमोशनल थे। सहीर जी, जमाल मदीहा को अदनान के बगल में बैठाओ, काजी साहब को निकाह पढ़ाना है। उनके कहने पर जमाल जी होश में आते हैं, जो अभी तक अपनी सोनचलिया को निहार रहे थे, और उसका हाथ पकड़कर उसे अदनान के बगल में बिठाते हैं। इस बीच मदीहा की नजरें झुकी हुई थी और चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, पर अदनान अपनी तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था, और देखे भी क्यों ना, 18 साल इंतजार किया है उसने इस मोमेंट का। मदीहा के बैठते ही सहीर जी काजी साहब को निकाह पढ़ाने का इशारा करते हैं, तो काजी साहब कुछ सोचकर कहते हैं, जी सहीर साहब, पर मेहर तो बताएं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मेहर क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मेहर एक अमाउंट होता है, या और भी कोई चीज हो सकती है, कोई घर, कोई गाड़ी, या कुछ भी, जो लड़की अपनी तरफ से बोलती है लड़के को देने के लिए, ऐसा टोकन ऑफ लव जो लड़के को लड़की को देना होता है। यह मुस्लिम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना निकाह नहीं होता, और यह मेहर लड़की खुद डिसाइड करती है कि कितने पैसे चाहिए या और कुछ चाहिए। मेहर का सुनकर सहीर जी मदीहा से पूछते हैं, बोलो बेटा क्या चाहिए, आज तो लूट लो, इस जिंदगी भर कुछ देना दे, यह मौका अच्छा है, बोलो। उनके कहने पर मदीहा पहले तो खामोश रहती है, फिर कुछ सोचकर धीमी आवाज में कहती है, मुझे एक वादा चाहिए। उसकी बात सुनकर सब नासमझी में उसे देखते हैं, और अदनान अपनी नर्म आवाज में पूछता है, कौन सा वादा। मदीहा एक पल की खामोशी के बाद, मुझे वादा कीजिए कि आप हमेशा मेरे साथ साथ मेरे अम्मी और अब्बू का भी ख्याल रखेंगे, मेरे अलावा उनकी कोई औलाद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी भी जिम्मेदारी लें, उनका बेटा बनकर दिखाएं, उनका ख्याल रखें आज भी और उम्र के उस पड़ाव पर भी जब उन्हें एक औलाद की जरूरत होगी, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके इतना कहते ही हॉल में खामोशी छा जाती है। जमाल जी और नाजिया जी की तो आंखें नम हो चुकी थी। बेटियां भी कितनी अजीब होती है, जिंदगी भर उन्हें अपने पास नहीं रख सकते, पर फिर भी वो जैसे एक पल में अपना कर्जदार बनाकर चली जाती है। कौन कहता है कि मदीहा समझदार नहीं है, आज उसने शायद सबसे ज्यादा समझदारी वाला फैसला लिया था। जहां लड़कियां मेहर में लाखों रुपए मांगती हैं, उसने सिर्फ एक वादा मांगा था, वो भी खुद के लिए नहीं, अपने वालिद के लिए, अपनी अम्मी के लिए। इस पल घर वालों की नजरों में उसके लिए इज्जत कहीं मकाम भर चुकी थी, और अदनान उसे फक्र हो रहा था अपनी मोहब्बत पर। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो तो अपनी मोहब्बत के आगे कुछ है ही नहीं, जो है सिर्फ मदीहा है। अदनान मंजूर है, पर मैं अपनी होने वाली बेगम साहिबा को सिर्फ एक वादे के साथ नहीं सहेज सकता, इसलिए मेरी तरफ से मेहर होगा 30 करोड़ रुपए। उसके ये कहते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट था। मदीहा भी हैरान आंखों से घूंघट के पीछे से ही उसे देखती है, पर कोई कुछ नहीं कहता, और काजी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं। कितना अजीब निकाह था, ना कोई मेहमान ही नहीं था। वैसे तो आप सब है मेहमान, पर कहानी में तो कोई नहीं है ना। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। काजी साहब अदनान को देखकर, अदनान सिद्दीकी बीनते सहीर सिद्दीकी, क्या आपको मदीहा सिद्दीकी बीनते जमाल सिद्दीकी से हक मेहर 30 करोड़ रुपए, ये निकाह कबूल है। अदनान एक गहरी सांस लेकर, कबूल है। काजी साहब, क्या आपको ये निकाह कबूल है। अदनान, कबूल है। काजी साहब, क्या आपको ये निकाह कबूल है। अदनान, जी कबूल है। उसके कबूल है कहने पर सब मुस्कुराने लगते हैं, और काजी जी मदीहा से पूछते हैं, मदीहा सिद्दीकी बीनते जमाल सिद्दीकी, क्या आपको हक मेहर 30 करोड़ रुपए अदनान सिद्दीकी बीनते सहीर सिद्दीकी के साथ यह निकाह कबूल है। उनके ये पूछते ही मदीहा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, और वो कांपने लगती है। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। उसकी हालत समझते हुए जमाल जी उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, कहो बेटा, क्या तुम्हें निकाह कबूल है। उनके पास होने से उसे कुछ हिम्मत मिलती है, और वो कहती है, कबूल है।
काजी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मदीहा, कबूल है। काजी, तीसरी और आखिरी बार, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मदीहा एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद करते हुए, जी कबूल है। उसके कहते हैं सब उन दोनों पर फूल डालने लगते हैं और काजी साहब निकाहनामा पहले अदनान की तरफ बढ़ाते हैं तो वो साइन कर देता है, फिर मदीहा की तरफ बढ़ाते हैं तो मदीहा साइन करने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे और कान पे भी क्यों ना, आसान थोड़ी ना होता है एक लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम कर देना। उसके कांपते हाथों को देखकर जमाल जी उसका हाथ पकड़ने ही वाले थे कि उससे पहले ही अदनान मदीहा का हाथ पकड़कर उससे साइन करवाता है। गवाह की जगह रियान और अजहर साइड करते हैं और उनके साइन करते ही काजी साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अब से इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग आज से आप दोनों मियाँ बीवी हुए। उनके कहने पर सब काफी खुश होते हैं और अदनान के दिल में जैसे एक सुकून आ जाता है कि जो उसे चाहिए था वो उसका हो चुका है। रुखसार जी मुस्कुराते हुए अदनान का सिर सहलाते हुए, मुबारक हो तुम दोनों को, और बेटा अब तुम मदीहा का घूंघट खोलो, सबसे पहले तुम्हें देखना है उसे और पहले खुद ये शरबत पियो और फिर पिलाओ। उनके कहने पर अदनान मदीहा की तरफ मुड़कर उसका घूंघट हटता है तो बस देखता रह जाता है। आज वह उससे यकीनन बाकी दिनों से और खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो अगर वो सुबह बिना मुंह धोए उठकर भी उसके सामने खड़ी हो जाए ना, तब भी वो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगेगी, पर आज बात अलग थी। आज उसके पर हक था उसका, वो बीवी थी उसकी। वो कुछ पल तक उसे देखता रह जाता है, फिर हल्का सा झुककर अपने लब उसके माथे पर रखकर बड़े प्यार से चूम लेता है। मदीहा जो अभी तक एकदम खामोश बैठी हुई थी, उसके होठों को अपने माथे पर महसूस कर कर उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अभी तक उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, वो बस बैठी थी वहां पर। अचानक एक एहसास जैसे उसे छूकर गुजरा हो और उन दोनों को ऐसे देखकर पूरे घर वाले मुस्कुराने लगते हैं। अब सब भूल गए थे कि शादी जबरदस्ती हुई थी, अब सबको सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शिफा जी मुस्कुराते हुए, अब भाई तुम्हारी ही बेगम है, बाद में निहार लेना, पहले खुद शरबत पियो और उसे पिलाओ। उनके कहने पर अदनान मदीहा से हल्का सा दूर होता है और वही रखे शरबत की कटोरा को उठाकर पहले खुद पीता है और फिर मदीहा की तरफ बढ़ता है तो वो भी चुपचाप उसके हाथों से पी लेती है। सहीर जी, अब एक कम करो तुम सब, मदीहा को थोड़ी देर के लिए अंदर ले जाओ, थक गई होगी वो। उनके कहने पर सोफिया और यास्मीन मदीहा को अंदर उसके कमरे में ले जाते हैं और अजहर भी काजी साहब को उनके पैसे देकर बाहर तक छोड़ने चला जाता है। अदनान का अब माँ जैसे वहां लग ही नहीं रहा था। भाई उसकी बेगम साहिबा जो चली गई थी, पर फिलहाल उसने वहीं बैठे रहना ठीक समझा, ऐसे उठकर जाना उसे ठीक नहीं लगा और बाकी सब भी आगे की चीजों के बारे में बातें करने लगते हैं, जैसे कि रिसेप्शन कब करना है और बाकी सब कुछ। अभी मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट ही बीते होंगे कि तभी सोफिया एकदम से भागते हुए घबराकर नीचे आती है और डरते हुए अदनान से कहती है, भाई वो मदीहा, उसे, अब इसे हम यही सस्पेंस पर छोड़ देंगे और इसके आगे क्या होगा कल जानेंगे। जारी है। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज सब लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े कमेंट्स करना, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और ज्यादा से ज्यादा स्टोरी सुने सब लोग। माय वाइफ। मदीहा को सोफिया और यास्मीन ले गई थी और अदनान का अब मन जैसे वहां लग ही नहीं रहा था। भाई उसकी बेगम साहिबा जो चली गई थी, पर फिलहाल उसने वहीं बैठे रहना ठीक समझा, ऐसे उठकर जाना उसे ठीक नहीं लगा और बाकी सब भी आगे की चीजों के बारे में बातें करने लगते हैं, जैसे कि रिसेप्शन कब करना है और बाकी सब कुछ। अभी मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट ही बीते होंगे कि तभी सोफिया एकदम से भागते हुए घबराकर नीचे आती है और डरते हुए अदनान से कहती है, भाई वो मदीहा, उसे। उसके मुंह से मदीहा का नाम सुनकर और उसे ऐसे घबराते हुए देख अदनान फौरन अपनी जगह से खड़ा होकर सख्त आवाज में पूछता है, क्या हुआ उसे? सभी घबरा गए थे सोफिया को ऐसे पैनिक करते देख, वही अदनान की सख्त आवाज सुनकर तो वो और घबराने लगती है। सोफिया हौंकते हुए, भाई वो उप, इससे आगे उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और उसे ऐसे देखकर अब अदनान को भी घबराहट हो रही थी। वो और यहाँ उसकी बात सुनने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए खुद तेजी से ऊपर मदीहा के कमरे की तरफ भागता है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं और सोफिया भी। अदनान जैसे ही कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है, उसके पैर वही ठहर जाते, बाकी सब भी जो अब तक उसके पीछे पीछे आ रहे थे वो भी वही रुक जाते हैं। अंदर मदीहा बुरी तरह कांप रही थी ऊपर से नीचे तक और उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके लिए यह मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उसके पास बैठी यास्मीन लगातार उसके हाथ मल रही थी और उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे देखकर अदनान की जैसे एक पल के लिए सांसें ही रुक गई, पर वो जल्द ही खुद को संभाल कर अंदर जाता है और मदीहा के पास पहुंचकर तुरंत उसे पकड़कर उसके गालों को थपथपाने के लिए जैसे ही टंच करता है, उसकी आंखें एकदम सख्त हो जाती है। मदीहा का बदन बुरी तरह बुखार में तप रहा है। जब थोड़ी देर पहले उसने उसके माथे को चूमा था, तक उसे एक सेकंड के लिए कुछ गड़बड़ लगी तो थी, पर वो अपने एहसासों में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे बुखार है। नाजिया जी और जमाल जी की भी हालत अपनी बेटी को ऐसे देखकर खराब होने लगी थी। नाजिया जी तो जोर जोर से रोने लगती है, बाकी सब भी काफी परेशान हो जाते हैं। शिफा जी लगातार नाजिया जी को संभालने की कोशिश कर रही थी। वही अदनान मदीहा को अपने सीने से लगाकर उसके गाल थपथपाते हुए बेचैनी से कहता है, बेगम आंखें खोलो, कपकेक, आई सेड ओपन योर आइज बच्चा। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा घबराहट थी इस वक्त।
वही मदीहा की आंखें लगातार बंद होती जा रही थी, वो कोई रिस्पांस देने की हालत में थी नहीं। अदनान उसे ऐसे आधी बेहोशी में देखकर उसे अपने सीने से थोड़ा दूर कर कर उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर अब तक वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसकी बंद आंखें देखकर अदनान की जैसे सांसें एकदम से रुक जाती है और नाजिया जी भी घबराते हुए रोकर कहती है, या अल्लाह मेरी बच्ची, क्या हो गया इसे, अभी तो ठीक थी। उनकी आवाज में दर्द और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। उनकी आवाज सुनकर ही अदनान अपने होश में आता है और रियान को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कोई शो नहीं चल रहा है यहाँ, गो एंड कॉल अ फीमेल डॉक्टर। उसके ऐसे चिल्लाने से रियान तुरंत बाहर की तरफ निकल जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। इधर अदनान मदीहा को बड़े ध्यान से बेड पर लेटाता है और उसके चेहरे की तरफ देखता है जो पूरी तरह बुखार की वजह से लाल पड़ा हुआ था, उस पर थकान साफ देखी जा सकती थी। उसे ऐसे देखकर अदनान के दिल पर जो गुजर रहा था वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। वो अभी उसे ही देख रहा था कि तभी उसका ध्यान मदीहा की ज्वेलरी पर जाता है। उसने काफी हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी जिससे उसे जरूर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो अभी भी काम भी रही थी ठंड के मारे। ये देखकर अदनान सोफिया और यास्मीन को घूरते हुए कहता है, पता है ना वो छोटी है, अभी क्या जरूरत थी इतना ताम झाम पहनाने की। उसकी बात सुनकर वो दोनों अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। अब क्या ही कहती उससे कि जिससे वो छोटी बच्ची की तरफ ट्रीट कर रहा है। वो एक 17 साल की लड़की है जो जल्दी ही 18 की होने वाली है और आजकल की लड़कियों के लिए इतना मेकअप और ज्वेलरी कैरी करना इतना बड़ा मसला नहीं है, पर उन्हें पता था जब बात मदीहा की आती है तो अदनान ओवर पॉसेसिवनेस की सारी हदें पार कर सकता था। वो बिना किसी की परवाह करे खुद बड़े ध्यान से मदीहा की सारी ज्वेलरी उतारने लगता है और सोफिया भी जल्दी से हीटर चालू कर अलमीरा से ब्लैंकेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाती है तो अदनान फौरन उसके हाथ से ब्लैंकेट लेकर मदीहा को अच्छे से कवर करता है। तब तक वहाँ डॉक्टर भी आ गई थी। दरअसल काफी हाई सोसाइटी थी यहाँ पर, पास में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ से डॉक्टर का जल्दी आना नॉर्मल बात थी। डॉक्टर आते ही सबको बाहर जाने का रहती है और खुद चेकअप करने लगती है। अदनान का मन तो नहीं था पर फिलहाल वो बहसबाजी में वक्त जाया नहीं करना के चाहता था। सभी घर वाले कमरे के बाहर खड़े थे। अदनान भी एक तरफ खड़ा बेसब्री से दरवाजे को ही देख रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी अंदर चला जाता, पर यह मुमकिन नहीं था। सहीर जी और शिफा जी का ध्यान अदनान पर ही था। उन्होंने कभी भी अदनान के चेहरे पर इतनी बेसब्री और डर नहीं देखा था। अदनान सिद्दीकी तो वो बला थी जो बड़ों बड़ों को डरा दे और आज एक 5 फुट 2 इंच की पिद्दी सी लड़की ने उसे इस कदर खौफजदा कर रखा था। वो बस एक टक बिना पल के झपकाए दरवाजे को देख रहा था, इस इंतजार में कि कब डॉक्टर बाहर आए। उसे ऐसे देखकर सहीर जी ये तो समझ गए थे कि उन्होंने मदीहा को सही जगह सौंपा है। आधे घंटे बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आती है, किसी के कुछ पूछने से पहले ही अदनान अपनी सख्त आवाज में पूछता है, हाउ शी। डॉक्टर आप उनके कौन है। अदनान माय वाइफ दिल। उसकी बात सुनकर डॉक्टर को जरा हैरानी होती है और वो कंफर्म करने के लिए पूछती है, आपकी वाइफ, वो तो बहुत यंग है, आप ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं इतनी कम एज में। उनकी बात सुनकर अदनान, जिसे मदीहा की कंडीशन जानने की चलती थी, वो इरिटेट होते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपके पैसों से निकाहनामा नहीं खरीदा था मैंने, इसलिए चुपचाप मुझे मेरी वाइफ की कंडीशन बताए, वरना किसी और की कंडीशन बताने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, मार्क माई वर्ड्स। उसकी वॉइस इतनी ठंडी थी कि डॉक्टर खुद ऊपर से नीचे तक कांप गई और घर वाले समझ गए कि यह जरूर शहर में नहीं आए हैं, वरना अदनान से बहस कर पाए इतनी किसी की मजाल नहीं थी। डॉक उसकी धमकी सुनकर सकपकाते हुए कहती है, वो अभी ठीक नहीं है, इंजेक्शन दिया है, कुछ घंटे में अगर होश आ गया तो ठीक है, वरना हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, बुखार दिमाग पर भी चढ़ सकता है। अदनान का चेहरा डॉक्टर की बात सुनकर एकदम काला पड़ जाता है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए उनसे कहता है, किस बात की स्पेशलिस्ट है आप, मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी मेरी वाइफ को ठीक कीजिए और उसे होश में लाइए, वरना मैं आपका लाइसेंस अभी के अभी कैंसिल करवा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर वो डॉक्टर बुरी तरह डर गई। अब बेचारी वो क्या कर सकती थी, होश तो अपने आप ही आएगा, पर यह आदमी तो उसका करियर बर्बाद करने पर तुल गया था जैसे। और वो डॉक्टर अदनान की पर्सनैलिटी देखकर ये तो समझ गई थी वो ऐसा करने की हिम्मत भी रखता है जरूर, क्योंकि वो खोखली धमकी नहीं थी। वो डॉक्टर उम्मीद भरी नजरों से घर वालों की तरफ देखती है तो सहीर जी उसकी परेशानी समझकर अदनान से कहते हैं, अदनान वो डॉक्टर है, खुदा नहीं है जो मोस्ट मिरेकल कर देंगी, होश आने में वक्त तो लगेगा ही, वैसे डॉक्टर हुआ क्या ऐसे, बुखार अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर सर बुखार एकदम से नहीं आया है, पहले भी हल्का फुल्का होगा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा और शायद वो काफी देर तक ठंडी जगह रही हैं। उनकी बात सुनकर सोफिया कहती है, हाँ सुबह भी हल्का सा बुखार तो था, पर मुझे लगा इतनी बड़ी बात नहीं है। वो ये कह ही रही थी कि उसे अपने ऊपर अदनान की खतरनाक नजरें महसूस हुई और वो तुरंत नाजिया जी के पीछे छिप गई। शिफा जी, हाँ कल वो गार्डन में बैठी तो थी, मुझे लगा कि थोड़ी में आ जाएगी, पर शायद तभी ठंड लग गई। डॉक्टर देखिए, माना कि यह नवंबर का महीना है, पर ये दिल्ली है और शुरू की ठंड ही खतरनाक होती है, खैर आप ये दवाइयां मंगा लीजिए और अब मैं चलती हूँ, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो बुला लेना। इतना कहकर वो सहीर जी को ही प्रेस्क्रिप्शन पकड़ाकर वहां से तुरंत निकल जाती है। अदनान वैसे ही ऐसी नजरों से उसे घूर रहा था कि जैसे अभी जान ले लेगा, इसलिए फिलहाल यहाँ से जाना ही जरूरी था।
वही कोई कुछ कहता उससे पहले ही अदनान बिना किसी की परवाह करे सीधा अंदर चला जाता है और बाकी सब भी एक बार एक दूसरे को देखते हैं और अंदर जाने लगते हैं, पर कमरे का दरवाजा खोलते ही सबसे कदम वहीं रुक जाते हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अदनान बेड पर बैकग्राउंड से सिर टिकाए बेड़ा था और उसके मदीहा को बिल्कुल अपने सीने से लगाया हुआ था और धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। वहीं मदीहा तो बिल्कुल बेहोश थी, पर अदनान ने उसे अपने सीने से बड़ी मजबूती से लगाया था। सब लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। देखने में ये सीन इतना क्यूट था, ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा बंदर अपनी माँ के सीने से लगे बैठा हो। सहर जी मुस्कुराते हुए ही सबको चलने का कहते हैं, क्योंकि अभी उनकी जगह शायद वहां नहीं थी। ऐसे ही 3 घंटे बीत गए। इस बीच अदनान 1 मिनट के लिए नहीं उठा। वो वैसे ही अपनी कपकेक को अपने सीने से लगाए बैठा रहा और इतना ही नहीं, उसने किसी और को मदीहा को छूने तक नहीं दिया। सोफिया और यास्मीन बड़ी हिम्मत कर कर कमरे में गई थी, पर तुरंत ही मायूसी से लौट आई। उन्हें ऐसे आता देख शिफा जी पूछती है, क्या हुआ? होश आया उसे? सोफिया चिढ़ते हुए, कैसी होगी ये तो तब पता चलेगा जब भाई उसे देखने देंगे, छूने तक नहीं दे रहे। अम्मी हद होती है, मेरा भी हक है उस पर, अब ज्यादा हो रहा है भाई का, आप कुछ बोलो उनसे। उसने अभी कहा ही था कि अजहर उसके पास आते हुए कहता है, अब तो भूल जाओ कि उस पर किसी और का भी कोई हक है, अब उसके ऊपर सारे हक सिर्फ भाई के ही हैं। उसकी बात सुनकर सोफिया चिढ़ते हुए कहती है, आप तो चुप रहिए और भाई के चमचे बनना बंद कीजिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हक है मेरा उस पर, और मैं बता रही हूँ कोई हमारे बीच आए मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। अजहर उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर शिफा जी से कहता है, आपने गौर किया मुमानी जान, आज तो कोई किसी और की ही बोली बोल रहा है। शिफा जी मुस्कुराते हुए, हाँ आज तो मदीहा का रंग चढ़ा हुआ है, इस पर देख लो अजहर, तुम्हें ही संभालना है, कहीं मदीहा की तरह शैतान ना हो जाए। और मैं तो सोच रही हूँ तुम दोनों की भी जल्दी शादी करा देते हैं, अब जब छोटी बहन की हो गई है तो बड़ी को क्यों रोक के रखना। उनकी बात सुनकर अजहर और सोफिया दोनों एकदम झेप जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, और उन्हें ऐसे देखकर शिफा जी मुस्कुराते हुए मदीहा के कमरे की तरफ चली जाती है। मदीहा के कमरे में पहुंचते ही उनकी नजर सबसे पहले अदनान पर जाती है, जो पिछले 3 घंटों से मदीहा को खुद में समेटा बैठा हुआ था। मदीहा को तो उनसे कल शिफा जी से कहकर खाना खिल दिया था, पर खुद पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। उसे ऐसे देखकर शिफा जी परेशान होते हुए कहती है, पिता कब तक बैठे रहोगे, पिछले 3 घंटे से हिले भी नहीं हो, तुम एक काम करो कुछ खा लो। थोड़ी देर में बैठ जाती है इसके पास, वैसे भी अभी तो नींद के इंजेक्शन के कारण सो ही रही है ना। उनकी बात सुनकर अदनान मदीहा को खुद में और समेट लेता है, जैसे सच में शिफा की उसे उससे दूर कर देंगी, और फौरन तौर पर मना करते हुए कहता है, नहीं अम्मी, जब यह उठ जाएगी तो साथ में खा लेंगे, अभी कुछ नहीं चाहिए, आप ही जाकर खाना खा लीजिए, थक गई होगी सुबह से, और बाकी सबको भी खिला लीजिए, मैं हूँ अपनी बेगम के लिए यहाँ। शिफा जी परेशान होते हुए, अदनान ऐसे तो तू अपनी भी तबीयत बिगाड़ लेगा, मान जा बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले। अदनान, अम्मी इसे ऐसी हालत में छोड़कर कुछ खा लूं, इतनी कमजोर मोहब्बत नहीं है मेरी, इसलिए प्लीज आप जाए। उसकी बात सुनकर अब शिफा जी के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं था। उन्हें पता था अदनान हद से ज्यादा जिद्दी है, इसलिए वो एक नजर उन दोनों को देखकर वहां से चली जाती है, और उनके जाने के बाद अदनान कुछ देर तक मदीहा के चेहरे को देखकर हल्का सा उस पर झुककर उसके माथे को चूम लेता है और वापस उसे खुद में समेटकर बैठ जाता है। जारी है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कल इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, लिटरली मुझे दिल खुश हो गया था उन्हें पढ़कर। साइलेंट ट्रीटमेंट। अदनान अभी भी मदीहा को सीने से लगाए बैठा था। वो पिछले 4 घंटों से इंजेक्शन के नशे में नींद में थी। करीब शाम 7 बजे मदीहा हल्का सा आंखें खोलती है और खुद उठने की कोशिश करने लगती है, पर अभी भी उसका सिर चकरा रहा था। वो हल्का सा मूव होती है तो उसे महसूस होता है कि उसका सिर किसी शक चीज से चेक लगाए हुआ है। वो हल्का सा दूर होकर दिखती है तो उसे कोई दिखता है जो उसे बाहों में भरे बैठा हुआ था, पर अभी भी उसकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थी, इसलिए उसे सामने वाला शख्स क्लियरली दिख नहीं रहा था। अदनान जो बैकग्राउंड से सिर टिकाए आंखें बंद करे बैठा था, जब उसे अचानक हलचल महसूस हुई तो उसने आंखें खोलकर अपने आगोश में लिपटी उस नाजुक सी मल्लिका को देखा, जो अभी भी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। ठीक से उसे उठा देख वो फौरन फुर्ती में आता है और उसे ठीक से बिठाते हुए कहता है, आराम से बच्चा। मदीहा जो अब तक बड़ी मुश्किल के बाद आंखें खोल चुकी थी, अदनान को अपने इतने करीब देखकर एकदम घबरा जाती है और डरते हुए फौरन पीछे होने लगती है। उसकी सांसें बेहद तेज चल रही थी और वो तेजी से हौंकते हुए पीछे हो रही थी। उसे ऐसे पैनिक करता देख अदनान घबरा जाता है। वैसे भी यह एक सिंगल बेड था, ये कमरा सोफिया और मदीहा दोनों का था और यहाँ 2 सिंगल बेड रखे हुए थे। इतना छोटा सा बेड जो आधा तो अदनान की मौजूदगी से ही कवर हो गया था, अगर मदीहा थोड़ा और पीछे होती तो पक्का नीचे गिरती से था। ये देखकर अदनान बेहद नर्म आवाज में उसे समझाते हुए कहता है, बच्चा शांत, बिल्कुल शांत, में कुछ नहीं कर रहा, देखो तुम गिर जाओगी, इधर आओ मेरे पास प्लीज, बेगम कम हियर। पर मदीहा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो बस घबराए जा रही थी और धीरे धीरे और पीछे हो रही थी, वो गिर ना जाए इस डर से। अदनान फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो सीधा जाकर उसके सीने से लगती है और अदनान उसकी कमर कसकर पकड़कर उसे अपने गले लगा लेता है।
अदनान के गले लगाने से मदीहा और ज्यादा पैनिक करने लगती है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाने लगती है, पर अदनान की पकड़ मजबूत थी और अब डर और घबराहट के कारण मदीहा की आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। उसे ऐसे पैनिक होता देख अदनान बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहता है, बच्चा शांत हो जाओ प्लीज। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम रिलैक्स हो जाओ, ओके। आई एम हियर, प्लीज काम डाउन। कपकेक शुश। शांत, मेरी कपकेक तो अच्छी बच्ची है ना, मेरी बात भी सुनती है, तो प्लीज काम डाउन। उसके ऐसे प्यार से कहने पर वो थोड़ी शांत होने लगती है। वैसे तो वो एक 17 साल की लड़की थी, पर अदनान उसके साथ हमेशा ऐसे ही डील करता था। उसे पता था कि मदीहा को कैसे हैंडल करना है। थोड़ा शांत होने के बाद मदीहा गहरी सांसें लेते हुए कहती है, अम्मी, अम्मी के पास जाना है। मुझे मुझे अम्मी अब्बू को बुला दीजिए प्लीज। अदनान उसका सिर सहलाते हुए, हाँ अभी बुला रहा हूँ, पर तुम पहले शांत हो जाओ, ओके। वो अभी कह ही रहा था कि तब तक बाकी सब घर वाले भी वहां आ जाते हैं। नाजिया जी को देखकर मदीहा एकदम से और जोर से रोने लगती है और उसे ऐसे रोता देख नाजिया जी फौरन उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, अम्मी है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों रो रही है, मेरी सोच लिया। पर मदीहा तब भी रो रही थी। वो क्यों रो रही थी ये तो उसे भी नहीं पता था, बस उसके आंखों में अपने आप आंसू आ रहे थे। शायद ये जो कुछ दिनों का दर्द, शौक और चुप्पी थी वो आंसुओं के जरिए बह रही थी। अदनान खुद उसे रोते हुए देख रहा था और इस वक्त उस पर क्या बीत रही थी यह कोई नहीं समझ सकता था। जिस लड़की की आंख में वो आंसू का एक कतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज वो ऐसे बिलक बिलक कर रो रही थी। वो बस एकटक उसे देख रहा था और जमाल जी उसकी परेशानी समझ रहे थे। वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, अभी थोड़ा रो लेगी तो जल्दी नॉर्मल हो पाएगी। अदनान ने सिर्फ उनकी बात सुनकर एक नजर उन्हें देखा, पर कहा कुछ नहीं और वापस मदीहा को देखने लगा, जिसका रोना अब नाजिया जी के सीने से लगा कुछ कम हो गया था और वो अभी भी वैसे ही बैठी थी। शिफा जी भी उसके सिर को सहला रही थी और सोफिया भी उसका हाथ पकड़े बैठी थी। सहीर जी उसके सिर को प्यार से सहलाते, बेटा ऐसे रोते नहीं है, हम सब है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसा ही है। उनकी बात सुनकर मदीहा नम आंखों से उन्हें देखती है पर कहती कुछ नहीं है। वो बिल्कुल खामोश थी और जमाल जी को पता था कि सिर्फ अदनान उसे संभाल सकता है और नॉर्मल कर सकता है, इसलिए वो कुछ सोचकर अदनान की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा कमरे में ले जाओ इसे, अपने हम खाना ऊपर भिजवा देंगे, थोड़ा आराम करेगी तो बेहतर फील करेगी, बुखार अभी भी है इसे। उनकी बात सुनकर मदीहा हैरान आंखों से जमाल जी को देखती है। उसकी आंखों में मंजूरी नहीं थी, जिसे पहचानकर अदनान कुछ कहता उससे पहले ही नाजिया जी कहती है, पर अभी वो ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तब शिफ्ट हो जाएगी, निकाह तो हो गया है, इतनी जल्दी क्यों है। सहीर जी, हाँ जमाल अभी डरी हुई है बच्ची, रुक जाते हैं। अदनान जो इतनी देर से खामोश था अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नहीं, वो मेरे साथ मेरे कमरे में मेरी आंखों के सामने ही रहेंगी मेरे साथ, और आप सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी है, मैं संभाल सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सहीर जी जरा चिढ़कर कहते हैं, अदनान तुम पिछले 5 घंटों में हमें की बार याद दिला चुके हो, वो तुम्हारी बीवी है और हमें पता है, और अभी उसे देखो वो कितना घबरा रही है तुमसे। उनकी बात सुनकर अदनान मदीहा की तरफ देखता है जो घबराई आंखों से उसे ही देख रही थी। रुखसार जी, पर एक ना एक दिन तो जाना ही है ना, तो ले जाने दो, और सिर्फ कमरे में ले जाने को ही तो कह रहा है। उनकी बात सुनकर कोई कुछ कहता उससे पहले ही मदीहा दोबारा सिसकते हुए कहती है, अम्मी, मुझे नहीं जाना, अम्मी मुझे यही रहना है। यह मेरा कमरा है, वो नहीं है। अब्बू प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज अब्बू। उसे ऐसे घबराते देख जमाल जी उसके पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठते हुए कहते हैं, बेटा मुझ पर भरोसा है तुम्हें। उनकी बात सुनकर मदीहा हाँ में सिर हिलाती है तो वो हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी शादी अदनान से इसलिए नहीं कराई क्योंकि भाई साहब की ख्वाहिश थी, बल्कि इसलिए कराई है क्योंकि मुझे पता है अदनान से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं है, और यह बात तुम्हें आने वाले वक्त में समझ आ जाएगी, और उस पर ना सही मुझ पर भरोसा रखो, पलकों पर बिठाकर रहेगा तुम्हें, इसलिए शबाश, उठो और जाओ उसके साथ। अदनान को देखकर, बेटा लेकर जाओ अपनी बीवी को। उनके समझाने पर मदीहा भी मान जाती है। नाजिया जी उसे संभाल कर खड़ा करती है, पर उसका जोड़ा भारी होने के कारण उसके कदम तुरंत लड़खड़ा जाते हैं, पर वो गिरती उससे पहले ही अदनान आगे बढ़कर उसे थाम लेता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ जाने लगता है। उसके ऐसे सबके सामने अचानक गोद में उठाने पर मदीहा हया और झिझक कर उसके कंधों को पकड़ लेती है और घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगती है, पर जिसे लोगों से फर्क पड़ने लगे वो अदनान सिद्दीकी कहाँ। उनके जाने के बाद सहीर जी जरा परेशान होते हुए जमाल जी से कहते हैं, जमाल क्या जरूरत थी जल्दी करने की, बच्ची को थोड़ा वक्त तो दो, ठीक नहीं थी वह आज। जमाल जी हल्का मुस्कुराते हुए, आपको अपने बेटे पर शायद भरोसा ना हो पर मुझे मेरे दामाद पर जरूर भरोसा है, अगर मदीहा को कोई नॉर्मल कर सकता है तो वही है, और वैसे भी उस पर जरा भरोसा रखिए, अभी देखना 1 हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। उनकी बात सुनकर सहीर जी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और फिर वह लोग भी खाना खाने चले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था।
इधर अदनान मदीहा को अपने कमरे में लाता है और अपने पैर से ही दरवाजे को धकेल कर बंद कर कर उसे बड़े आराम से ले जाकर बेड पर बैठता है और उसके पीछे दो पिलो रखकर उसे अच्छे से बैठाते हुए खुद उसके पास बैठकर उसका गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो डरकर हल्का सा पीछे होने लगती है। उसे ऐसे डरता देख अदनान के सीने में जैसे एक टीस होती है, पर वो उसका गाल हल्का सा सहलाते हुए बेहद नर्म लहजे में कहता है, अब इस कमरे पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है और यहाँ पर मौजूद हर एक चीज पर भी, और मैं अब तुम्हारा शौहर हूँ, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा मेरे पास आओगे, ठीक है। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ नहीं कहती, बस अपनी नजरें झुका लेती है और उसे ऐसे अपनी बातों को इग्नोर करता देख अदनान की आंखें छोटी हो जाती है। मतलब जो इतनी देर से नोटिस कर रहा था वह सबकी बातों पर रिस्पॉन्स कर रही थी, सबको देख रही थी, बस उसे ही नहीं देख रही थी। पर फिर कुछ सोचकर उसे दोबारा गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है और उसे ऐसे खुद को उठाता देख वो एक बार फिर घबरा जाती है, पर कुछ कहती उससे पहले ही अदनान उसे बाथरूम के दरवाजे के पास उतारकर कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और मुंह धो लो, तब तक खाना आता होगा, मैं तुम्हारे कपड़े चेंजिंग रूम में निकाल कर रख देता हूँ, ठीक है। उसकी बात सुनकर मदीहा बिना कुछ कहे या उसकी तरफ देखे सीधा बाथरूम में चली जाती है और इतनी कस के उसके मुंह पर दरवाजा बंद करती है कि अदनान फौरन 2 कदम पीछे होता है, वरना उसकी नाक पर भी लग सकता था, और वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आने वाली जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर दोबारा एक गहरी सांस लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है। इधर मदीहा बाथरूम में आती है तो उसकी आंखें हैरानी से जरा बड़ी हो जाती है। वो अदनान के कमरे में तो बहुत बार आई थी पर बाथरूम में कभी नहीं आई थी, और आज पहली बार यहाँ आकर उसे एहसास हो रहा था कि यह बाथरूम तक कितना लग्जूरियस है। वैसे तो हवेली का हर कमरा खूबसूरत है, पर अदनान की पोर्शन की तो बात ही अलग थी। वह पूरा बाथरूम मदीहा के कमरे के बराबर था, जैसे जिसमें एक तरफ काफी बड़ा सा राउंड शेप में बाथटब बनाया हुआ था, एक बड़ा सा आईना था, और बाथरूम के अंदर ही एक अलग सी जगह थी जहां शावर था और चारों तरफ कांच की बनी दीवारें लगी हुई थी। वहां पर एक बड़ी डिफरेंट लैवेंडर की स्मेल आ रही थी। मदीहा एक नजर पूरे बाथरूम को देखकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने अक्स को एकटक निहारने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल गई, वो भी सिर्फ 2-3 दिनों में। कहाँ भी वह एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग गर्ल थे और कहाँ वह किसी की बीवी बन चुकी थी, वह भी उसे शख्स की जिसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। वो अभी खुद को निहार रही थी कि तभी उसकी नजरें अपने माथे की उसे जगह जाती है जहां घूंघट हटाने के बाद अदनान ने बेहद प्यार से चूमा था, और अपने आप ही उसके हाथ उसी जगह पर जाकर रुक जाते हैं। फिर अचानक वो होश में आती है और हड़बड़ा कर एक तो कदम पीछे होती है और उसके मुंह से बस इतना निकलता है, चंगेज खान किस मी। फिर अचानक ना जाने उससे क्या होता है कि वो नल चालू करके तेज तेज पानी अपने मुंह पर मारने लगती है, जैसे खुद को किसी नींद से जागने की कोशिश कर रही हो। इधर अदनान ने मदीहा के कपड़े निकाल कर खुद भी कपड़े चेंज कर लिए थे और वो 20 मिनट से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था, पर मदीहा बाहर ही नहीं आ रही थी। अब उसे घबराहट होने लगी थी कि कहीं बेहोश तो नहीं हो गई वो फिर से, और वो बाथरूम के गेट के पास जाकर उसे नोक करते हुए बेचैन आवाज में पुकारता, बेगम, बेगम। बाथरूम के अंदर मदीहा जो अभी भी खोए हुए अंदाज में खुद को देख रही थी, जैसे ही उसके कानों में अदनान की आवाज आती है उसे एहसास होता है कि वो काफी देर से बाथरूम में, और वो तुरंत अपना जोड़ा संभालते हुए बाहर की तरफ जाती है। अदनान अभी दोबारा दरवाजा खटखटाने वाला था कि इतने में बाथरूम का दरवाजा खोलकर मदीहा बाहर आती है और उसे सही सलामत अपने सामने देखकर अदनान उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचकर ऊपर से नीचे तक बेचैनी में देखते हुए घबराकर पूछता है, क्या हुआ, इतनी देर कैसे लग गई, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा, डॉक्टर को बुलाऊं, कुछ बोलो, ठीक हो ना तुम, खामोश क्यों हो। उसने बेचैनी में इतने सारे सवाल पूछ लिए पर मदीहा ने कोई जवाब नहीं दिया, और शायद वो जवाब देने के इरादे में भी नहीं थी, इसलिए एक नजर उसे देखने के बाद अपने कंधों से उसके हाथ हटाकर सीधा चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है, जहां उसके कपड़े एक दिन पहले ही शिफा जी ने रखवा दिए थे, क्योंकि रिवाज था कि शादी के बाद लड़की कोई भी पुराना सामान यूज नहीं करती, सारा नया सामान उसके ससुराल वाले ही उसे खरीद कर देते हैं। इधर मदीहा को ऐसे बिना कुछ कहे जाते देख अदनान नागवारी में सिर हिलाते हुए कहता है, इसका साइलेंट ट्रीटमेंट तो मेरी जान ले लेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। वो कुछ और सोचता तब तक कोई उसके दरवाजे पर नोक करता है। वो दरवाजा खोलता है तो बाहर मुलाजिम खाने की ट्रॉली लिए खड़ा था। अदनान उसके हाथ से ट्रॉली लेकर उसे वहां से जाने का इशारा करता है, क्योंकि मुलाजिम को अदनान के कमरे में जाने की इजाजत तो थी नहीं। वो खुद खाना लेकर कॉफी टेबल पर सर्व करता है। तब तक मदीहा भी कपड़े बदल कर आ गई थी। इस वक्त उसने एक हल्के गुलाबी रंग का नॉर्मल सा सूट पहना हुआ था, जिस पर गुलाबी रंग का ही दुपट्टा था। वो एक नजर अदनान को खाना सर्व करते हुए देखती है, फिर बिना कुछ कहे या उसकी तरफ देखे बेड की तरफ जाने लगती है, और उसकी इस हरकत को देखकर अदनान फौरन उसके सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोकते हुए जरा सख्ती से कहता है, खाना खा लो, खाने को लेकर मैं कोई नाराजगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मदीहा बिना उसकी बात पर ज्यादा ध्यान दिए साइड से निकलने लगती है तो वो हल्का सा साइड हो जाता है, फिर दूसरी तरफ से जाने लगती है तो वो दूसरी तरफ हो जाता है। आखिर में वो उसे घूर कर देखती है तो अदनान इस बार जरा समझाते हुए कहता है, खाना खा लो प्लीज।
उसके इस तरह कहने पर मदीहा बिना कुछ बोले सीधा सोफे के पास जाकर बैठ जाती है। इस बीच उसका साइलेंट ट्रीटमेंट जरूर जारी था और उसकी इस हरकत पर अदनान हल्का सा मुस्कुराता है, फिर खुद भी उसके पास जाकर बैठता है और एक प्लेट में उसके लिए खाना सर्व करने लगता है। अदनान खाना प्लेट में निकालकर एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाती है तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। ये देखकर अदनान दोबारा कहता है, बच्चा खाना तो खा लो, अच्छे से नाराज रहना है रहो पर खाना तो खा लो प्लीज, अच्छा मेरे लिए ना सही तो कम से कम चाचू और चाची जान के लिए। उसकी बात सुनकर मदीहा इस बार उसकी तरफ देखती है और कुछ सोचकर मुंह खोल देती है तो वो उसे अपने हाथों से खिलाता है, पर मदीहा निवाला खाते हुए ही जिन मूंझकर कसकर उसकी उंगली पर जोर से काटती है, जिससे दर्द के मारे अदनान की आंखें बंद हो जाती हैं, पर फिर भी लोग किसी तरह सब्र के साथ उसे खाना खिलाना कंटिन्यू करता है। इस वक्त वो जितने सब्र से काम ले रहा था ना अगर कोई देखे तो उसे विश्वास ना हो, जिसे हल्की सी गलती भी पसंद नहीं थी, जिसके सिर पर 24 घंटे गुस्सा सवार रहता था, आज वो इतने शांत रहकर सारी चीजों को डील कर रहा था। मोहब्बत यकीनन इंसान को पागल कर देती है। क्या लगता है कैसी होने वाली है वेडिंग नाइट, और क्या अदनान मदीहा के साइलेंट ट्रीटमेंट को तोड़ पाएगा? देखते हैं। जारी है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और हाँ, आप लोगों के पास अगर कोई अच्छी स्टोरी के आइडिया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कजन मैरिज पर स्टोरी डालने के लिए भी किसी ने कहा था तो देखो मैंने डालना, तो अगर आप लोग मुझे कोई आइडिया दोगे मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जरूर डालूंगी, बस थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फोल्डेड हैंड्स।